हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 7 ऑल्टरनेटिंग करंट। बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। कंप्लीटली इस चैप्टर का आने वाला है आपको फील। और अगर आज तक आपको इस चैप्टर से लगता था डर, तो अब आज के बाद ये चैप्टर तुमसे डरेगा कि यार इसको तो सब कुछ आता है। इतने बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे हम लोग। कुछ नहीं करना आपको, बिंदास बैठिए, कान में ईयरफोन लगाइए, तकिए लगा के लेट जाइए, हाथ में कॉपी रख लीजिए जैसे मूवी देखते हो आप लोग। फ्री बिंदास कि समझ में आएगा भाई, समझ में आएगा 100% हमारी गारंटी। कुछ देर आपको रुकना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आपको मूवी याद हो जाती है, इसी तरीके से ये चैप्टर याद हो जाएगा कि इस सीन के बाद वो सीन आता था, उस सीन के बाद वो सीन आता था। समझ में आ गई नहीं आ गई? शुरू करने से पहले हम देखेंगे कि इस चैप्टर को क्यों पढ़ रहे हैं। क्योंकि बेटा हमारे घरों में जो करंट आता है वो कौन सा करंट है? ऑल्टरनेटिंग करंट। और मैक्सिमम डिवाइसेस ऑल्टरनेटिंग करंट पर वर्क करती हैं और कुछ डिवाइसेस डायरेक्ट करंट पर वर्क करती हैं, ठीक है। हमारे घरों में जो करंट आता है वो कौन सा है? ऑल्टरनेटिंग। चैप्टर का नाम भी ऑल्टरनेटिंग करंट है। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ डायरेक्ट करंट के बारे में। किसके बारे में बताएंगे भाई? डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट कि सर ये डायरेक्ट करंट क्या होता है? डायरेक्ट करंट का मतलब हो गया, डायरेक्ट का मतलब होता है बेटा यूनिडायरेक्शनल। डायरेक्ट का मतलब हो गया डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या रहती है इसकी? एक रहती है। इसका मतलब ये कहलाता है यूनिडायरेक्शनल। देखो सपोज कर लो बेटा ये टाइम है और ये मान लेता हूं मैं करंट। ये क्या मान लेता हूं मैं? करंट। अगर करंट और टाइम का मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं तो करंट टाइम के साथ में केस चलता है एकदम स्ट्रेट लाइन में चलता है। दैट मीन्स एकदम बिल्कुल सीधा चलता है। दैट मीन्स टाइम के साथ में ये अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करता और ना ही इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है। मैग्नीट्यूड चेंज होता है, यानी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड टाइम के साथ में वेरी नहीं करते। इसका मतलब ये सीधा चलता है, बिल्कुल सीधा चलता है। करंट केस चलता है स्ट्रेट। जैसे घोड़ा देखा है तुम लोगों ने? घोड़ा केस चलता है। बोलो घोड़े के इस तरीके से दो कि सर वो मुड़ भी तो जाता है, तो सब्र रखो थोड़ा सा। बात आई समझ में नहीं आई? दैट मींस द करंट इन विच डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड आर नॉट वेरिंग विद द टाइम इज नोन एज द डायरेक्ट करंट। इसके अलावा दूसरा करंट जो हमने पढ़ना है वो कौन सा है बेटा? ऑल्टरनेटिंग करंट। तो ऑल्टरनेटिंग करंट कैसा होता है देखना एक बार। ऑल्टरनेटिंग करंट क्या करेगा? टाइम के साथ में वेरी करेगा। ये करंट है, ये टाइम है। कैसे करेगा कि सर कभी ये आ जाएगा, कभी यहाँ जाएगा। ये कौन सा करंट हुआ? ये ऑल्टरनेटिंग करंट हुआ। केस चल रहा है, बोलो कि पहले तो जीरो था, फिर इसकी वैल्यू बढ़ती गई, करंट की वैल्यू बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, मैक्सिमम हो गई कहाँ पर? किसी टाइम पर। उसके बाद वापस से कम होने लगी, कम होने लगी, कम होने लगी, फिर वापस क्या हो गई? जीरो। उसके बाद अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज होने लगी, फिर वापस से कहाँ पर आ गई बेटा? ये जीरो पर आ गई। तो इस तरह के करंट को बोलते हैं हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट। यही करंट अपने को डिटेल के अंदर पढ़ना है। ऑल्टरनेटिंग करंट या फिर जिसको बोलेंगे हम लोग एसी करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट या फिर एसी करंट। तो एसी करंट की डेफिनेशन क्या होगी? द करंट इन विच डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड वेरी विद टाइम। जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड ऑल्टरनेटिवली चेंज होता है। किसके साथ में? टाइम के साथ में। उस तरह की करंट को बोलते हैं हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट। डेफिनेशंस आप लोग लिखते चले, समझ में आ गया ऑल्टरनेटिंग करंट क्या है? द करंट इन विच मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर चेंज ऑल्टरनेटिवली विद टाइम इज नोन एज द ऑल्टरनेटिंग करंट। और डायरेक्ट करंट कैसे चलता है बेटा? एकदम सीधा चलता है, स्ट्रेट। अब देखो कुछ छोटी छोटी सी बात है, मुझे बताना आप कि सर ये ले लिया आपने टाइम, यहां ले लिया आपने करंट, कि अगर कोई करंट ऐसे चल रहा है तो बता दो अब ये ऑल्टरनेटिंग करंट है या डायरेक्ट करंट? जल्दी, ये ऑल्टरनेटिंग करंट है या डायरेक्ट करंट है? बताओ। तो कौन सा करंट कहलाएगा बेटा? ये ऑल्टरनेटिंग नहीं है। ये कौन सा करंट है? ये है डायरेक्ट करंट। कैसे डायरेक्ट? कैसे है? अभी तो आप कह रहे थे कि डायरेक्ट तो सीधे चलता है। सीधे चलता है बेटा, डायरेक्शन चेंज नहीं करता सर इसने, लेकिन मैग्नीट्यूड तो चेंज किया। बिल्कुल मैग्नीट्यूड चेंज किया। अगर ये मैग्नीट्यूड को चेंज करता है तो ये कहलाता है नॉन यूनिफॉर्म डायरेक्शन, नॉन यूनिफॉर्म डायरेक्ट करंट। क्या कहलाएगा? नॉन यूनिफॉर्म डायरेक्ट करंट। यानी ये चल तो सीधा रहा है, तो ये एसी की तरह दिख रहा है, लेकिन फिर भी ये एसी क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा इसने डायरेक्शन चेंज नहीं की। ये एक ही डायरेक्शन में चल रहा है। देखो बिल्कुल सीधा 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 चल रहा है। तो डायरेक्शन चेंज कब होगी बेटा? देख, अगर ये पॉजिटिव है, ये जीरो है, तो ये क्या है? नेगेटिव। क्या ये पूरा पॉजिटिव में ही चल रहा है? नेगेटिव में कहाँ आया है? नहीं आया। तो इसने डायरेक्शन चेंज नहीं की। बिल्कुल ये कैसे चल रहा है? स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। अच्छा, तो सर इसका मतलब तो ये हो गया कि ये वाला करंट बताओ, ये वाला करंट कौन सा होगा? ये वाला करंट कौन सा होगा बताओ? कि ये भी डायरेक्ट करंट है। नीचे आया क्या? नहीं आया। नेगेटिव में नहीं आया, दैट मींस डायरेक्ट करंट।
और ये दोनों भी डायरेक्ट करंट है क्योंकि ये नेगेटिव में नहीं आ रहे, दैट मींस डायरेक्शन इन्होंने चेंज नहीं की है। इसका मतलब इसको बोलते हैं बेटा फ्लक्चुएटिंग करंट, यानी डायरेक्ट तो है ये लेकिन कैसा है ये फ्लक्चुएटिंग करंट, और ये भी कैसा कहलाएगा फ्लक्चुएटिंग। तो ये दोनों फ्लक्चुएटिंग डायरेक्ट करंट के एग्जांपल्स हैं। अब फ्लक्चुएटिंग में देखो ये तो बेटा यूनिफॉर्मली चल रहा है, ये देखो ये देखो ये देखो, तो इसको बोलेंगे यूनिफॉर्मली फ्लक्चुएटिंग डायरेक्ट करंट, और इसको कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म फ्लक्चुएटिंग डायरेक्ट करंट, नॉन यूनिफॉर्म फ्लक्चुएटिंग डायरेक्ट करंट। लेकिन सर ये थोड़ा थोड़ा सा मुझे है ना एसी करंट जैसा लग रहा है, किसकी जैसा लग रहा है, एसी जैसा लग रहा है। इसको लास्ट में मैं आपको पढ़ाऊंगा, बहुत ज्यादा लास्ट में। कैसे पढ़ाऊंगा कि भाई जो एसी करंट है इसका मतलब ये डायरेक्ट करंट में कुछ कंपोनेंट एसी के मिक्स हो गए, तो क्या बन गया बेटा हमारे पास में, हमारे पास बन गया फ्लक्चुएटिंग डायरेक्ट करंट। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आगे डायरेक्ट करंट। अच्छा तो ऑल्टरनेटिंग करंट क्या सर ऐसा ही होगा? हाँ ऐसा होगा। और कैसा हो सकता है? देख और ऐसा भी तो हो सकता है ऑल्टरनेटिंग करंट। देख देख इधर बना देता हूँ, आज ऑल्टरनेटिंग करंट ऐसा भी तो हो सकता है कि सर कैसा हो सकता है कि देख ऐसा हो सकता है, ये बता ऑल्टरनेटिंग है डायरेक्ट है, ऑल्टरनेटिंग शाबाश, ये प्लस ये माइनस ऑल्टरनेटिंग। अच्छा इसके अलावा सर ये भी तो हो सकता है ऑल्टरनेटिंग करंट, कि कौन सा हो सकता है बताओ? ये हो सकता है क्या? बता भाई, ये हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि एक प्लस आ रहा है एक माइनस आ रहा है, डायरेक्शन टाइम के साथ चेंज कर रही है। अच्छा अच्छा सर 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 ये वाला बताओ, देख इसी में बना रहा हूँ, अब इसी में बना रहा हूँ है ना, इसी में बना रहा हूँ कि सर ये वाला हो सकता है कि देखना एक बार, ये कौन सा करंट है बोलो, ये कौन सा करंट है? कि सर ये भी अल्टरनेटिव हो, अल्टरनेटिंग करंट है। कौन सा करंट है ये? ऑल्टरनेटिंग करंट है। क्या ऑल्टरनेटिंग कैसे कह दिया सर आपने कि बेटा ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस है? अरे प्लस माइनस में जो जाएगा वो कौन सा करंट होगा? ऑल्टरनेटिंग करंट। दैट मींस ऑल्टरनेटिंग करंट कौन सा होगा? वो करंट जिसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड टाइम के साथ में वेरी करता है, उसको बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। और डायरेक्ट करंट कौन सा होता है? जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन टाइम साथ में कांस्टेंट रहते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट बहुत तरीके का हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन चेंज कब मानी जाएगी? जब बिल्कुल नेगेटिव में आ जाएगा वो। समझ में आ रही बात नहीं आ रही है? यानी सर डायरेक्शन देखो इसमें चेंज हो रही है, इसमें नहीं मारूंगा बेटा मैं चेंज। देख तू पढ़ाई कर रहे हो, तुम लोग क्या कर रहे हो? पढ़ाई कर रहे हो। अब तुम क्या पढ़ाई करते हो क्या 8 घंटे सर 8 घंटे 8 घंटे 8 घंटे, ये कभी कभी फ्लक्चुएट हो जाते हो कि सर आज हमने इंस्टाग्राम ज़्यादा चला लिया, आज स्नैप पे रील बना दी, और ये फिर वापस पढ़ाई करने लगे, एग्जाम आ गए है ना। एग्जाम में पढ़ते हो वैसे तो तभी वन शॉट देख रहे हो कि देखो अरे ये इंस्टा चला दिया, रील चला दी, ये चल दिए, तो ये कैसा है? डायरेक्ट। डायरेक्शन थोड़ी चेंज करी तुम लोगों ने कि सर मैं तो पढ़ाई छोड़ के चाय की दुकान पर लग गई थी। ये देख कि सर मैं पहले पढ़ाई करता था, अब मैं चाय की दुकान पर लग गया, तो डायरेक्शन क्या कर ली तूने? चेंज, यानी नेगेटिव में आ गया। पहले केस चल रहा था पॉजिटिव पॉजिटिव में, पॉजिटिव में चल रहा था, तो ऑल्टरनेटिंग करंट सॉरी डायरेक्ट करंट था। कौन सा करंट था? डायरेक्ट। और जब तूने डायरेक्शन चेंज की, फील्ड ही अपना चेंज कर दिया, फील्ड चेंज करते ही कौन सा कहलाएगा वो? अल्टरनेटिंग करंट। समझ में आगे भी बात नहीं आ गई? तो ये था हमारा डायरेक्ट करंट और ये था अल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट का मतलब हो गया बेटा घोड़े के आगे ऐसे लगा दो तो वो सीधा सीधा चलता है, और अल्टरनेटिंग करंट का मतलब हो गया बुल। बुल को देखा आपने कैसे भागता है? आगे हम देखेंगे कि बताओ कौन सा करंट ज्यादा डेंजरस होता है। अगर हम वैसे देखें तो अपने को देखने में लगेगा कि यार डायरेक्ट करंट ज्यादा डेंजरस है। ठीक क्यों? क्योंकि बेटा डायरेक्ट करंट क्या कर रहा है, सोचो, ये सीधा 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 चल रहा है। इसका मतलब अगर आपने इसके तार को पकड़ लिया तो आपको ये कभी छोड़ेगा नहीं, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव में है तो कभी छोड़ेगा नहीं। लेकिन ऑल्टरनेटिंग करंट जो है ये क्या हो रहा है? पॉजिटिव 0 नेगेटिव 0 पॉजिटिव 0 नेगेटिव 0। इसका मतलब बेटा ये 0 भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। मतलब मान के चलो आपको करंट लग भी गया तो 0 पे आते क्या कर देगा? ये आपको छोड़ देगा। इसलिए आपको अगर कभी करंट का झटका लगा हो घरों के अंदर तो उसको बोलते हैं झटका, इंस्टेंट लगता है वो एक साथ ही, है ना। उसमें क्या होता है? बच जाते हैं अपन। इसलिए हम घरों में अल्टरनेटिंग करंट यूज करते हैं। और किस लिए करते हैं यूज? धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, देखते जाएंगे। फटाफट इसको रेस करते हैं। अरे दुख के दिन बीते रे भैया रे। ठीक है बेटा, अब देखो आप लोग, हमने आपको बताया अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट। अब आइए कुछ बात करते हैं डायरेक्ट। ये लिख देता हूं मैं बेटा मैं डीसी डायरेक्ट करंट, और यहां लिख देता हूं मैं एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट। अच्छा डायरेक्ट करंट बेटा मैं सिंपल वाला बना लेता हूं, नॉर्मल। ये टी ये आई, तो डायरेक्ट करंट बोलो केस चलता है कि रेस चलता है। ठीक है साहब। अच्छा ऑल्टरनेटिंग करंट केस चलेगा कि सर ऑल्टरनेटिंग। अगर आपको पता हो तो बेटा ये वाला ग्राफ जो बनता है ना, ये बनता है साइन थीटा में। किसमें बनता है? साइन थीटा में।
इसलिए इस तरह के कर्व को बोलते हैं हम लोग साइनोसॉइडल। क्या बोलते हैं? साइनोसॉइडल अल्टरनेटिंग करंट। इट इज द सिंपल फॉर्म ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट। साइनोसॉइडल क्या है? सिंपल फॉर्म है अल्टरनेटिंग करंट की। ठीक है, ये इस तरीके से कंप्लीट किया, इस तरीके से चलता है। देखो और बना देता हूँ एक साइकिल और, ये देखो ऐसे 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 क्या करता रहेगा, ये चलता रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी। पहले किसकी बात कर रहे हैं हम लोग कि सर ये फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है बेटा नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड। मतलब क्या हुआ कि एक सेकंड में कोई भी चीज कितने साइकिल कंप्लीट कर रही है। मान के चलो मैं एक सेकंड में 1 किलोमीटर के 5 चक्कर लगा देता हूँ। हाँ लगा देता हूँ। एक सेकंड में कितने चक्कर लगा देता हूँ मैं? 5 चक्कर लगा देता हूँ। तो मेरी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी बोलो? 5। मतलब मैं एक सेकंड में कितने राउंड कंप्लीट कर रहा हूँ? 5। वापस वहीं आ जाता हूँ। ठीक है, मान के चलो आप हो, आप एक सेकंड में आधा चक्कर लगा देते हो। कितना चक्कर लगाते हो? आधा। आप नहीं लगा पाते ना। आपने कितना चक्कर कंप्लीट किया भाई? आधा। तो आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? कम हो गई थोड़ी सी ना। कितनी हो गई? हाफ हो गई। और मेरी फ्रीक्वेंसी कितनी है बोलो? 5। इसका मतलब मैं बहुत तेज भाग रहा हूँ और आप कैसे भाग रहे हो? बहुत स्लो भाग रहे हो। समझ में आई मेरी बात? नहीं है। फ्रीक्वेंसी बोलते हैं नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड। अब देखो बेटा इसके अंदर बताओ साइकिल कम मानी जाएगी कि सर 1 सेकंड रुक जाओ आप। देख बेटा देख, यहाँ से चला, ये चल दिया, ठीक है सर। ये रहा पहले पॉजिटिव, ठीक है सर। फिर रहा नेगेटिव, ठीक है सर। फिर ये वापस 0 पे आ गया। अच्छा, अब वापस पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ये सर इसकी एक साइकिल हो गई। उसके बाद देखो यही वापस रिपीट होगी, यही वापस रिपीट होगी। ये फिर ये वही रिपीट होगी, सेम रिपीट होगी। देखने से क्या होगी बेटा? एक कंप्लीट साइकिल हो गई। इसका मतलब सर ये कंप्लीट साइकिल हुई। तो एक कंप्लीट साइकिल को कवर करने में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं हम लोग टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं बेटा? टाइम पीरियड, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल टी। कैपिटल टी का मतलब है कंप्लीट टाइम कितना लगा एक साइकिल को कंप्लीट करने में, उसको बोलते हैं हम लोग टाइम पीरियड। समझ में आ गया बात? नहीं आ गया? अच्छा, अब फ्रीक्वेंसी की मैं बात करता हूं। तो फ्रीक्वेंसी बताओ, फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी होगी? फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ? मैंने आपको बताया कि आप जहां से शुरू करें वहीं पर लोड करके वापस आने चाहिए, वहां पर वापस लोड कर आने चाहिए। आपने मोशन, आपने जहां से चलना शुरू करा, अगर आप लोड कर वापस उसी जगह पर आ जाते हो तो उसको बोलते हैं बेटा हम लोग फ्रीक्वेंसी। क्योंकि एक चक्कर पूरा होना चाहिए। अगर साइकिल ही कंप्लीट नहीं हो रही तो फ्रीक्वेंसी नहीं मानी जाएगी। कि सर हमारी कैसे मान लिया आपने? तुम आ तो रहे हो, धीरे धीरे आ रहे हो, टाइम लगेगा तुम्हारे को। ठीक है बेटा, अब देखो इसके अंदर साइकिल बताना। देखो ये एक साइकिल, ये दूसरी साइकिल, ये तीसरी साइकिल। मान के चलो ये 1 सेकंड में या फिर एक टाइम पीरियड में 3 साइकिल कंप्लीट करता है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 3। यानी 1 2 3। तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी सर इसकी? 3। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि जहां से चले लौट कर अगर वापस वहीं आ गए, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? टाइम पीरियड। और कितनी बार लौट कर आए इसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। भाई डीसी करंट पता केस चल रहा है, डीसी करंट चल रहा है घोड़े की तरह। इसने कह दिया कि बाबू पीछे मुड़ के नहीं देखना। जिंदगी से अगर हम आपकी से एक बार चले गए तो हम कभी लौट कर वापस नहीं आएंगे, हम हमेशा आगे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। अड़ियल किस्म का इंसान है डीसी करंट। डायरेक्ट कहता है, डायरेक्ट बात करते हैं हम लोग। ये चल दिया चल दिया चल दिया, बताओ जिंदगी में कभी ये लौट कर वापस आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा। अड़ियल है, वापस नहीं आएगा। तो इसकी फ्रीक्वेंसी में कितनी कर दूंगा गुस्से में बता? 0। अबे लौट के नहीं आ रहा भाई। हमने क्या कहा भाई? देखो अगर तुम आप वापस यहाँ लौट कर आ गए ना तो हम आपकी कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी लिख देंगे। लेकिन डायरेक्ट करंट क्या कहता है कि हम आपकी जिंदगी से अगर एक बार चले गए तो हमसे वापस आने की उम्मीद मत रखना। सुनते चलना बेटा कहानी। अच्छा, ऑल्टरनेटिंग करंट क्या कहता है? सीधा है। कभी देख, कभी ये 0 पे था, न्यूट्रल, उसके बाद क्या हो गया? पॉजिटिव। लड़ाई वड़ाई होगी थोड़ी बहुत, वापस 0 पे आ गया, चलो मना लिया। फिर दोबारा लड़ाई हुई इसकी, फिर क्या चला गया? ये नेगेटिव में चला गया। फिर वापस इसने कहा चलो यार तो जिंदगी चलती रहती है, वापस 0 पे आ गया। फिर ये वापस गया, फिर ये वापस आया। इसका मतलब क्या हो रहा है? इसके अंदर फ्रीक्वेंसी आ रही है। अब बताता हूं आपको, जो इंडिया में जो करंट आता है बेटा उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज। दिमाग खुल जाएगा। कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज का मतलब है अपने इंडिया में जो करंट फ्लो हो रहा है वो 1 सेकंड में कितनी साइकिल कंप्लीट कर देता है? 50 50 50। इस तरीके से देखिए, ये एक साइकिल है तो कितनी साइकिल कंप्लीट कर रहा है? 50 साइकिल कंप्लीट कर रहा है। कितनी साइकिल कंप्लीट कर रहा है? 50। इसका मतलब आपने अगर बल्ब ऑन कर दिया तो वो 50 बार जलता है, 50 बार बुझता है 1 सेकंड के अंदर। लेकिन हमारी आंखों में इतनी ताकत नहीं कि वो उसको देख पाए, जलता बुझता जलता बुझता जलता बुझता। समझ में आई बात? नहीं, क्योंकि 1 सेकंड में भाई 50 टाइम्स
जल रहा है, फिर वापस जीरो हो जाता है, फिर दोबारा जल जाता है, फिर जल जाता है, फिर जल जाता है। समझ में आ रही बात नहीं आ रही? तो इंडिया के अंदर 50 हर्ट्ज है और अमेरिका वगैरह में 60 हर्ट्ज है। समझ में आ गई बात नहीं आ गई? तो ये था अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट के बारे में कुछ बातें कि सर अब एक बात आप बता दो कि अल्टरनेटिंग करंट आप किस लिए पढ़ा रहे हो। इसके पीछे बेटा कुछ रीजंस हैं। अल्टरनेटिंग करंट का मैग्नीट्यूड हम चेंज कर सकते हैं किसकी हेल्प से? ट्रांसफॉर्मर की हेल्प से। हाँ, ट्रांसफॉर्मर क्या होता है सर? चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे, बाकी मैं बता देता हूँ। जो फ्रीज के ऊपर स्टेबलाइजर लगा हुआ होता है, एसी के पास में जो कुछ लगा हुआ होता है, वो क्या करता है बेटा? वोल्टेज चेंज करता है। अच्छा, हमारे घरों में पता है कितने वोल्टेज की लाइट आती है? कितने वोल्ट की लाइट आती है? 220 वोल्ट। इतने वोल्ट की हमारे घर में क्या आती है बेटा? लाइट आती है। पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं इसको, वोल्टेज बोलेंगे अपन सस्ते में। समझ में आगे बात नहीं आएगी? इतने वोल्ट की क्या आती है बेटा? लाइट आती है 220 वोल्ट। बात सही समझ में नहीं आई? मैं क्या कह रहा हूँ कि वोल्टेज को हम चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल। किसकी हेल्प से? ट्रांसफॉर्मर की हेल्प से। दूसरा, अल्टरनेटिंग करंट को एक जगह से दूसरी जगह जब ट्रांसफर करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जब भेजते हैं, तो भेजने में क्या होता है? जब सेंड किया जाता है तो एनर्जी का लॉस नहीं होता बेटा। और डायरेक्ट करंट में क्या होता है? लॉस होता है। क्योंकि डायरेक्ट करंट कैसा है? गर्म है गुस्से का। इसने क्या कहा? मैं चला जाऊंगा। तो गुस्से में आदमी कुछ भी कर देता, गर्म हो जाता। तो गर्म हो जाएगा तो क्या कर देगा बेटा? लॉस कर देगा। अल्टरनेटिंग करंट अपनी तरह, कभी लड़ाई हो भी गई तो वापस न्यूट्रल हो गए, फिर वापस हो गई, न्यूट्रल हो गए, फिर वापस हो गई। और मेरी बात नहीं आ रही है? तो अल्टरनेटिंग करंट में लॉस कम होता है। ये कुछ रीजंस हैं जो हम आगे आगे पढ़ते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर की शुरुआत अल्टरनेटिंग करंट से। तो तैयार हो जाओ फटाफट से। ये था इंट्रोडक्शन थोड़ा सा अल्टरनेटिंग करंट के बारे में। धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, चैप्टर में इंटरेस्ट आता जाएगा। कौन कौन से क्वेश्चंस बोर्ड में कैसे आते हैं वो मैं आपको हाथों हाथ बताता चलूंगा। दूसरी बात, न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम और फॉर्मूला, इसके लिए इसका सेकंड पार्ट आएगा, बहुत ही तगड़ा होगा भाई। देख लेना, देख लिया मतलब काम खत्म। इस पूरे चैप्टर में डिस्कस कर दूंगा मैं सारे के सारे डेरिवेशन थ्योरी, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं पूरे कवर एकदम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप यहां तक पहुंच गए हो तो बेटा लाइक कर दो चुपचाप, जल्दी से कमेंट करो बढ़िया सा, और शेयर जरूर कर दो अपने 12th के साथियों के साथ, जिससे उनको थोड़ा फायदा हो जाए। इसलिए वीडियो बनाई जा रही है, अदरवाइज ठीक है बेटा। चले अब आगे। अब मैं रेस करूं जब तक तुम लाइक कर दो, फटाफट लाइक कर दो, लाइक कर दो। अरे भैया, अरे भैया। तो चलिए शुरू करते हैं अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है बेटा, एकदम बिल्कुल एक्टिव। अल्टरनेटिंग करंट किसकी तरह होता है कि सर ये वाला पढ़ने वाले हैं हम अल्टरनेटिंग करंट कि सर कौन सा करंट है कि आई और टी। ग्राफ किसके पीछे बनाना है? करंट और टाइम, यानी टाइम के साथ में करंट कैसे चेंज हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अल्टरनेटिंग करंट। समझ में आई बात नहीं आई? अच्छा सर, हम तो नॉर्मली पढ़ने वाले हैं कौन सा? साइनोसॉइडल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? साइनोसॉइडल। ठीक है, जो इस तरीके का ग्राफ आएगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग? साइनोसॉइडल। क्यों बोल रहे हैं अभी पता चल जाएगा। समझ में आ गई बात नहीं आ गई? अच्छा, ये सर इसने आपने तो एक साइकिल बनाई है, बिल्कुल मैंने एक साइकिल बनाई है। तो बेटा ये वाला टाइम बताइए क्या कहलाएगा? कि सर ये कंप्लीट टाइम कहलाएगा, यानी पूरी साइकिल ये जीरो, यानी कंप्लीट टाइम कितना लगा है इसको? टी टाइम लगा पूरी साइकिल कंप्लीट करने में। तो बता बेटा आधी साइकिल कहाँ हुई है? कि सर आधी तो यहाँ पर हुई है, हमें भी पता है, तो तुम्हें भी पता है, तो बेटा लिख ले इसको चुपचाप। बोल क्यों रहा है? यानी T/2। समझ गए ना भाई? ये पूरी साइकिल है यहाँ तक, तो ये कितनी हो गई? आधी हो गई। अच्छा सर ये तो आधी में से आधी हो गई। अच्छा आधी में से आधी बता कहाँ हुई है? यहाँ पर। इसका मतलब कितना हो गया? ये क्वार्टर। क्वार्टर का मतलब T/4। अच्छा सर ये ऐसे आपने यहाँ लिखी, ऐसे यहाँ भी लिखो कि ये आधा है, इसका भी आधा हिस्सा कर दो। तो सर इसका आधा हिस्सा करोगे तो कितना आएगा बोलो? 3T/2, जो आप गलत कर देते हो। आप लगाओ बेटा दिमाग कि सर गलत कैसे कर देते हैं। आप कर देते हो, मुझे पता है कि T/4 T/2 यहाँ 3/2 लिखना है या 3T/4 लिखना है। तो उसके लिए बेटा आप थोड़ा सा दिमाग लगाना एक बार कि यहाँ पर T/2 है मतलब आधा, यहाँ पर कितना है बोलो? पूरा 1। और 3/2 का मतलब कितना होता है? 1.5। तो आधे और 1 के बीच में 1.5 आ सकता है कभी भी? अब 1.5 कभी भी 1.5 नहीं आएगा, तो कितना आएगा? 3/4 आएगा। कितना आएगा यहाँ पर? 3/4, 3T/4। आगे बस समझ में नहीं आ गई? अच्छा सर ये कंप्लीट साइकिल कंप्लीट T, ये T/2, ये T/4, ये 3T/4। मजा आएगा। आगे बेटा बात समझ में? अच्छा अब एंगल देख लेते हैं। आप किसकी बात करते हैं? चलो बेटा ये तो हो गई हमारी बात किसकी? कि सर टाइम पीरियड आपने बता दिया। टाइम पीरियड को लिखते हैं हम लोग किससे? टी से। अच्छा इसके बाद अगर फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो फ्रीक्वेंसी को किससे लिखा? फ्रीक्वेंसी को किससे लिखा जाता है बेटा? एफ से। कि सर यहां से लेके यहां तक की फ्रीक्वेंसी कितनी है? एफ। इस फ्रीक्वेंसी को बोला जाता है नॉर्मल फ्रीक्वेंसी या फिर लीनियर फ्रीक्वेंसी।
अच्छा लीनियर है क्या सर ये? तो और कौन सी फ्रीक्वेंसी होती है? एक और होती है बेटा जिसको बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। कि सर एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्यों पढ़ा रहे हो आप लोग? बेटा एंगुलर अरे भाई अब ये घूम रहा है ना एंगल पे, किसी ना किसी एंगल पे, सीधा सीधा थोड़ी चल रहा है। सीधा चलता तो मैं लीनियर फ्रीक्वेंसी यूज करता। अच्छा ये घूम रहा है सर, हाँ ये घूम रहा है, ये घूम रहा है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी के लिखते हैं बेटा ओमेगा से। ये डब्लू नहीं है मेरे बबलू, ये है ओमेगा। क्या है ये? ओमेगा। अच्छा एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ओमेगा होती है, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी भी ओमेगा होती है, आपको मैं बता दूंगा। अच्छा अब बेटा मुझे एक बात बताओ कि 0 से लेके t तक कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? नहीं पता चलेगा। इधर ये बताओ ये कितने डिग्री का एंगल है? ये वाला एंगल बताओ ये कितने डिग्री का? चलो छोड़ो, आप तो ये वाला बताओ बेटा, ये कितने का है? कि सर ये 90 का है। ठीक है, तो ये कितने का है? ये 90 का है। तो ये टोटल कितने का हो गया? 180। अरे 180 को क्या बोलते हैं बेटा? पाई बोलते हैं। 180 को क्या बोलते हैं? पाई। 180 को क्या बोलते हैं? पाई। अच्छा 180 को क्या बोलते हैं सर? पाई बोलते हैं। ये बेटा लिख ले अगर पता नहीं है तेरे को तो बता यहां से लेके यहां तक जो एंगल बना यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये क्या लिख दूं बेटा मैं? पाई। ये देख स्ट्रेट लाइन है। हाँ सर यहां से लेके यहां तक पाई हो गया। अच्छा यहां से लेके यहां तक पाई है, तो यहां से लेके यहां तक भी क्या होगा बोलो? पाई होगा। इसका मतलब यहां से लेके यहां तक पाई, तो यहां से लेके यहां तक पाई, इसका मतलब वापस क्या हो जाएगा? ये 2 पाई। अरे भाई अरे ये पाई है और ये भी पाई है, तो 0 से लेके यहां तक क्या हो गया? 2 पाई हो गया। अच्छा सर यहां से लेके यहां तक का आप पाई बता रहे हो, तो ये वाला कितने डिग्री का बना बोल? ये 90 का बन गया सर। तो 90 का बन गया तो बेटा इस पे लिख दे कितना? पाई/2। बहुत बढ़िया। अच्छा सर ये पाई है और ये कितना है? 2 पाई। तो पाई और 2 पाई के बीच में कितना आएगा बोलो? कि सर 3 पाई/2। अब आ जाएगा बेटा 1.5। 3/2 का मतलब कितना होता है? 1.5। तो पाई 3 पाई/2 और 2 पाई। आप ध्यान रखना कंफ्यूज हो जाते हो आप लोग है ना, पाई/2 कहाँ लगाना और वो कहाँ लगाना। तो सिंपल सा लॉजिक है इसका, ये थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना है। तो ये जो पाई 2 पाई 3 पाई ये चीज अपन लिखते हुए चलेंगे, ये क्या कहलाएगी बेटा? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या कहलाएगी? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या कहलाएगी? ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब देखना आप एक बात जरा कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है बेटा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितनी चली भाई? 2 पाई। कितने टाइम में चल रहा है? t टाइम में चल रहा है सर। अरे टोटल डिस्टेंस कितनी चल रहा है? तो डिस्टेंस कौन सी होगी यहाँ पे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है यानी 2 पाई। देख 0 से 2 पाई कितने टाइम में चल रहा है? t टाइम में चल रहा है। तो ये क्या हो गई? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अच्छा और फ्रीक्वेंसी जो होती है बेटा वो इनवर्स होती है किसके? टाइम पीरियड के। यानी टाइम पीरियड जितना ज्यादा होगा फ्रीक्वेंसी उतनी ही कम होगी। फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड के इनवर्स होती है। इसकी डेफिनेशन भी है, द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी इज नोन एज द टाइम पीरियड, या द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी। अब सुनो मेरी बात, काम की सुनो। देखो आप ठीक है, चलो बेटा ये कोई पार्क है आपके आसपास का, यहाँ से 2 आदमी चलना स्टार्ट करते हैं। पतला वाला जो आदमी है ये 3 सेकंड में पूरा चक्कर कंप्लीट कर देता है और ये करता है बेटा 3 घंटे में। ये 3 सेकंड में पूरा चक्कर कंप्लीट कर देता है, ये कितने घंटे में कर रहा है? 3 घंटे में कर रहा है। तो बताओ किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गई? टाइम पीरियड किसका कम है सर? अरे पतले वाले आदमी का टाइम पीरियड कम है। अगर पतले वाले आदमी का टाइम पीरियड कम है तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी बोलो? ज्यादा हो जाएगी। यानी जितनी देर में ये मोटा आदमी 1 चक्कर लगाएगा उतनी देर में पतला वाला कितने चक्कर लगा देगा सर? पतला वाला तो बहुत सारे लगा देगा और मोटा वाला शायद 1 ही लगा पाए। समझ में आ गया? तो फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड की क्या होती है? रेसिप्रोकल होती है। एकदम बहुत बढ़िया। तो ओमेगा का फॉर्मूला है बेटा हमारे पास में कितना? 2 पाई अपॉन टी। ओमेगा का फॉर्मूला क्या आ गया हमारे पास में? 2 पाई अपॉन टी, और 1 अपॉन टी को बोलते हैं बेटा एफ, इसलिए इसका दूसरा फॉर्मूला याद रखना 2 पाई एफ। एफ क्या है? नॉर्मल फ्रीक्वेंसी। ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है साहब। अच्छा सर करंट और बता दो, लेकिन इसमें करंट की वैल्यू तो हमेशा टाइम के साथ में क्या हो रही है? चेंज हो रही है। करंट की वैल्यू क्या हो रही है? चेंज। अच्छा करंट का फॉर्मूला आप बचपन में पढ़ते थे क्या? कि I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, इसको करंट बोलते हैं हम लोग। और इंस्टेंटेनियस करंट कैसे निकालते थे? कि सर इसका डिफरेंशिएशन कर दो। इसका क्या कर दो? डिफरेंशिएशन। यानी I इज इक्वल टू अगर आप dq अपॉन dt लिख देते हो देन इट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस करंट। तो यहां पर जो वैल्यू आएगी वो कौन सी वैल्यू आएगी बेटा? इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू आएगी। किसकी वैल्यू आएगी यहाँ पर? इंस्टेंटेनियस करंट आएगा। अच्छा इंस्टेंटेनियस करंट को हम लिखते कैसे हैं? सुन लेना। इंस्टेंटेनियस करंट I इज रिप्रेजेंटेड बाय Im sin ओमेगा टी। कैसे लिखेंगे? I इज इक्वल टू Im sin ओमेगा टी। अच्छा सर करंट है तो यहाँ पर वोल्टेज भी होगा यानी पोटेंशियल भी होगा। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मान के चलो V इज इक्वल टू Vm sin ओमेगा टी।
अच्छा सर समझ आ गया। आई क्या है बोलो, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। वी क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज। आई एम का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, और वी एम का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज। यानी मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है सर, कि यहाँ पर ये वाली वैल्यू मैक्सिमम है, इसका मतलब ये क्या कहलाएगी, मेरी आई एम कहलाएगी। कि सर मैक्सिमम तो नीचे भी है, नीचे भी है, तो यहाँ पे भी लिख दो, ये भी क्या कहलाएगी बेटा, आई एम। ये पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये नेगेटिव डायरेक्शन में, क्योंकि देखो वैल्यू हमेशा चेंज हो रही है, जीरो है, बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, मैक्सिमम जहां पर पहुंच जाती है तो ये मैक्सिमम वैल्यू होती है करंट की। साइन के साथ में जो भी एंगल आता है उस एंगल को बोलते हैं बेटा फेज एंगल। साइन के साथ में जो एंगल आएगा उस एंगल को बोला जाएगा फेज एंगल। क्या बोलते हैं भाई, फेज एंगल। तो बताओ, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है करंट की, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू को बोलते हैं बेटा एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू को, एम्पलीट्यूड, या फिर दूसरा नाम है इसका पीक वैल्यू। पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, एम्पलीट्यूड, बात एक ही है। साइन क्या है, साइन क्यों आया सर, क्योंकि बेटा साइनसॉइडल है, याद कर ले कौन सी है, साइनसॉइडल। अच्छा ओमेगा टी, साइन के साथ में जो भी एंगल होगा उसको बोलेंगे फेज एंगल। कि सर ये फेज एंगल क्या होता है, अभी बताता हूं। इसी तरीके से क्या वोल्टेज आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो सर वोल्टेज का ग्राफ तो बनाया नहीं, तो वोल्टेज का ग्राफ भी तो बेटा ऐसे आएगा, देख सेम। बस आई की जगह क्या आ जाएगा, कि सर आई की जगह वी आ जाएगा, टाइम की जगह टाइम रहेगा, यहाँ पर हो जाएगा वी एम, यहाँ भी हो जाएगा वी एम, कहानी खत्म। समझ आ गई, ये बात नहीं आ गई? तो ये कुछ बातें हैं हमारी जो आपको याद रख लेनी है, छोटी छोटी सी। इसके बाद बढ़ते हैं आइए आगे। अब देखो मैंने लिखी करंट की वैल्यू, किसकी वैल्यू लिखी सर, करंट की वैल्यू। मान के चलो आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। समझ में आ गई, बात नहीं आ गई? आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, मैक्सिमम वैल्यू ओमेगा टी के साइन के साथ में जो भी एंगल हो, जो भी क्यों बोल रहे हो सर आप, कुछ भी आ सकता है कि हाँ बेटा कुछ भी आ सकता है। मान के चले ऐसे भी तो आ सकता है कभी कि साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ये क्या कहलाएगा सर, ये भी फेज एंगल कहलाएगा, बिल्कुल फेज एंगल कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, फेज एंगल कहलाएगा। समझ में आ गई, बात नहीं आ गई? तो सर यहाँ पर फाइव क्या आ गया बेटा, फाइव को बोलते हैं फेज डिफरेंस। फाइव को क्या बोलते हैं, फेज डिफरेंस। फेज क्या होता है सर, फेज क्या होता है, देख फेज समझ ले। मान के चल ले बेटा दो करंट फ्लो हो रहे हैं, दो करंट के लिए बात कर रहा हूं मैं। पहला करंट जा रहा है इस तरीके से और दूसरा करंट आ रहा है इस तरीके से। तो इनमें कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस होगा, उसी को बोलते हैं हम लोग। यानी ये साथ साथ नहीं चल रहे हैं तो इनको बोलते हैं ये सेम फेज में नहीं है। आगे धीरे धीरे बात करेंगे, थोड़ा सा बता रहा हूँ बस आपको खाली। अच्छा ये करंट ऐसे जा रहा है और दूसरा करंट भी अगर ऐसे ही जा रहा है, यानी साथ साथ जीरो, साथ साथ मैक्सिमम, साथ साथ जीरो, साथ साथ मैक्सिमम, साथ साथ जीरो, यानी दुख भी साथ में, सुख भी साथ में, न्यूट्रल भी साथ में, तो इसको बोलते हैं सेम फेज। यानी ये कैसे हैं, सेम फेज में है। बात अभी समझ में नहीं आ गई, क्लियर है? तो ये है बेटा कुछ बातें किसके बारे में, अल्टरनेटिंग करंट के बारे में। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर कि अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट में क्या कंपैरिजन है। अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट में कंपैरिजन पढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक। अब देखो एसी और डीसी में कंपैरिजन में हम देखते हैं, पहली बात हम जो यूज करते हैं एसी जनरेटर जो आता है, जो आपने शादी ब्याहों में देखा होगा, वो कौन सा जनरेटर है, एसी जनरेटर। एसी जनरेटर, एसी मोटर को यूज करना थोड़ा आसान होता है विद रिस्पेक्ट टू डीसी। समझ में आ रही बात नहीं आ रही? और एसी करंट को ज्यादा डिस्टेंस पर अगर मुझे भेजना है तो भेजने के लिए पावर लॉस क्या होता है, इसके अंदर कम होता है, और डीसी में पावर लॉस ज्यादा होता है। समझ में आ रही बात नहीं आ रही? तीसरी बात, एसी करंट का डीसी करंट में कन्वर्जन आसान होता है, डीसी का एसी में कन्वर्जन आसान नहीं होता। समझ रहे हो ना, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना आसान होता है। देख बेटा एसी करंट कैसा था, बिल्कुल सही था, और डीसी करंट कैसा था, डीसी था अकड़ू टाइप में कि भाई हम सीधे चलते रहेंगे। तो ये जिंदगी में बताओ कभी इसकी तरह बन सकता है क्या, ये इसकी तरह बन सकता है क्या, बताओ? ये एकदम अकड़ू है यार, इसने पहले मना कर दिया था कि हम कभी लोड कर नहीं आएंगे, तो मत भाई जा। और ये चलता ही जा रहा, चलता ही जा रहा, चलता ही जा रहा, जीरो फ्रीक्वेंसी के साथ में, ये कभी नहीं भी आएगा। तो इस पे इसको भाई कौन मेहनत करेगा, इससे इसमें कन्वर्ट करने के लिए क्यों मेहनत करें हम लोग। ये देखो ये ऑल्टरनेटिंग करंट सीधा साधा एकदम, ये कैसा है, ये भाई पॉजिटिव भी हो रहा है, नेगेटिव भी हो रहा है, इसकी जिंदगी में उतार चढ़ाव आ रहा है। तो अगर मैं इससे इसमें कन्वर्ट कर देता हूँ कुछ टाइम के लिए, तो ये तो हो जाएगा ना कुछ टाइम के लिए। हाँ ये है कि ये वापस ऐसा हो जाएगा, वापस अपने रास्ते पर जाएगा। समझ में आ रही बात नहीं आ रही? दैट मींस एसी को डीसी में कन्वर्ट करना आसान है, बट डीसी को एसी में कन्वर्ट करना टिपिकल होता है। ये तो कुछ है बेटा एडवांटेजेस किसके, अल्टरनेटिंग करंट के। अब अल्टरनेटिंग करंट के डिसएडवांटेज भी सुन लो कि डिसएडवांटेज क्या है। देखो बेटा अगर आपने देखा होगा मोटे मोटे वायर कभी भी एक साथ नहीं लिए जाते, कि सर वायर लगाए जाते हैं जो मोटे होते हैं, उनके अंदर छोटे छोटे वायर होते हैं बहुत सारे, उनके अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे वायर लिए जाते हैं। हाँ सर छोटे छोटे वायर तो लिए जाते हैं। ये वायर क्यों लिए जाते हैं, एक साथ मोटा वायर क्यों नहीं लिया जाता?
क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट में एक इफेक्ट पाया जाता है जिसको बोलते हैं बेटा स्किन इफेक्ट। क्या बोलते हैं? स्किन इफेक्ट। जी हाँ, स्किन इफेक्ट क्या होता है सर? स्किन इफेक्ट का मतलब है जैसे आप पानी डालोगे तो पानी डालते सारा पानी आपके बदन के ऊपर ऊपरी बॉडी से निकल जाएगा। सेम इसी तरह अगर एक ही वायर आपने मोटर ले लिया तो सारा का सारा करंट फ्लो कहां से हो जाता है बेटा? इसकी सरफेस से ज्यादा करंट फ्लो होता है और बिल्कुल सेंटर से करंट की वैल्यू नियर अबाउट 0 हो जाएगी, यानी सेंटर में करंट कम होगा। इसका मतलब करंट सेम फ्लो नहीं होता। समझ में आ रही बात मेरी? करंट सबसे ज्यादा कहां फ्लो होगा बोलो? स्किन पर, यानी बाहर, यानी ऊपरी सरफेस पर, अपर लेयर पर सबसे ज्यादा करंट होगा और इनर सरफेस पे सबसे कम करंट होगा। इसके लिए हम लोग मोटे वायर की बजाय छोटे छोटे वायर बहुत सारे यूज करते हैं। किसी एक थिक वायर में बहुत सारे थिन वायर ले लिए जाते हैं जिससे हम लोग स्किन इफेक्ट से बच सकें और करंट यूनिफॉर्मली ट्रांसमिट हो सके किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ। समझ में आगे बात नहीं आगे? दूसरा है एसी बेटा डीसी से ज्यादा खतरनाक है। बिल्कुल, एसी किससे खतरनाक है? डीसी से ज्यादा खतरनाक है। क्यों है? इसको थोड़ी देर बाद हम डिस्कस करेंगे, ये आपको बात याद रख लेनी है। अब आते हैं बेटा 2-3 छोटे छोटे डेरिवेशंस पर। ये कुछ था इंट्रोडक्शन पूरे चैप्टर का। चलिए शुरू करते हैं डेरिवेशन नंबर 1। इसके अंदर हम क्या क्या फाइंड करेंगे? हम फाइंड करेंगे बेटा नंबर वन फाइंड करेंगे। देखो ये करंट फ्लो हो रहा है तो करंट की वैल्यू हर बार चेंज हो रही है। हाँ सर, हर बार हो रही है क्योंकि करंट किस पे डिपेंड करता है बोलो? कैसा? टाइम पे डिपेंड कर रहा है। देखो करंट किस पे डिपेंड कर रहा है? टाइम पर डिपेंड कर रहा है। तो हम एक काम करते हैं, इसका एवरेज करंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? इसका एवरेज करंट। तो एवरेज करंट किसके लिए निकालेंगे? कि एक तो कंप्लीट साइकिल के लिए निकालेंगे एवरेज करंट, डेरिवेशन नंबर फर्स्ट। डेरिवेशन नंबर 2, एवरेज करंट निकालेंगे किसके लिए बेटा? हाफ साइकिल के लिए। क्या निकालेंगे? एवरेज करंट निकालेंगे। डेरिवेशन नंबर 3, इसकी निकालेंगे हम लोग आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। कि सर ये क्या होती है? आती जा रही है, सबर रख लो, अभी आ जाएगी थोड़ी देर में। समझ में आगे बात नहीं आगे? चलिए, तो डेरिवेशंस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूला बता देता हूँ डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के। छोटे छोटे फॉर्मूला है नॉर्मल, इनको सीख लो आप, डेरिवेशन आसान लगेंगे। यही नहीं आते थे तो फिर बाद में दिक्कत आ जाती है बच्चों को। समझ गए ना? तो सीखो। देखो बेटा 2-3 बताऊंगा, बस खाली 3-4 फॉर्मूला बताऊंगा मुश्किल से। देख कि सर साइन थीटा का डिफरेंशिएशन बताओ कितना होता है मुझे। तो फिर उसके बाद देखेंगे हम लोग डिफरेंशिएशन किसका बेटा? कोस थीटा का। अगर आपको आता तो अच्छी बात है। उसके बाद देखेंगे सर हम लोग साइन थीटा का इंटीग्रेशन। अच्छा सर, उसके बाद देखेंगे हम लोग कोस थीटा का इंटीग्रेशन। अच्छा सर, उसके बाद देखेंगे हम लोग साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन। बस 5 फॉर्मूला अगर मेरे को आ गए तो आगे के डेरिवेशन धुआं कर देंगे। देखो कैसे। अच्छा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा? कोस थीटा। याद रख लेने वाली बात है। अच्छा, और कोस थीटा का क्या होता है? कोस का होता है माइनस साइन। तो इसका उल्टा कर दो। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा? माइनस इधर ले जाओ। साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होगा? साइन थीटा का इंटीग्रेशन होगा माइनस कोस थीटा। और कोस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा? भाई साइन का डिफरेंशिएशन अगर कोस थीटा है तो कोस का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन थीटा, यानी प्लस का साइन थीटा। अच्छा सर, साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन आप नहीं कर सकते, इसके लिए एक और फॉर्मूला याद करो। कि सर कौन सा फॉर्मूला याद करें? कि बेटा ये वाला फॉर्मूला और लिख लो छोटा सा, कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2। बस ये 5 फॉर्मूले याद कर ले भाई। देख कैसे उड़ाते हैं हम इस चैप्टर को। कर ले, बिल्कुल एंड तक काम आएंगे भाई। साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो सर इसका इंटीग्रेशन नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। तो कैसे करें इसका इंटीग्रेशन? सर इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? इसका पहले फॉर्मूला लिख दो आप। तो क्या लिखूं बेटा फॉर्मूला बता? कि 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन में 2 इंटू में डी थीटा। अच्छा सर, ऐसे इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका? बिल्कुल हो जाएगा ऐसे इंटीग्रेशन। कैसे होगा इसका इंटीग्रेशन? देख बेटा 1/2। देख 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 बेटा, देख बेटा, देख बेटा, देख बेटा, देख बेटा, देख बेटा, देख माइनस। एक काम कर, 2 को कॉमन ले ले। 2 को क्या ले ले? कॉमन ले ले, कहानी खत्म हो जाएगी यहीं पर। कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा? कि सर 1 माइनस कोस 2 थीटा इंटू में डी थीटा। अच्छा 2 तो बाहर आ गया। अब बताओ 1 है, 1 का इंटीग्रेशन थीटा के रेस्पेक्ट में क्या होता है? थीटा। देख बेटे ये dx है तो dx का इंटीग्रेशन x। अच्छा सर ये dy है तो y। अच्छा सर ये d थीटा है तो थीटा। तो 1 इंटू डी थीटा क्या हो जाएगा बोल? कि सर ये तो थीटा हो जाएगा माइनस कोस थीटा। कोस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है? ये लिखा देख। कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन थीटा होता है। कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन थीटा। तो साइन, लेकिन सर थीटा नहीं है यहाँ पर, तो क्या है? 2 थीटा है। तो 2 थीटा लिख दे बेटा, 2 थीटा लिख दे। ये लिख दे, नाराज मत हो, लिख दिया अपॉन थीटा के साथ में कितना है बताओ? 2। थीटा के साथ में कितना है?
2, तो थीटा के साथ में जो भी कुछ हो उसमें क्या कर दूंगा मैं, डिवाइड कर देते हैं। थीटा के साथ जो भी कुछ हो उसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो ये आ गया बेटा आप लोगों का इंटीग्रेशन। बता दो इनमें कोई दिक्कत हो तो। दिक्कत आ रही है तो एक बार वापस रिवाइज करके देख लो। फॉर्मूले हैं, याद करने पड़ेंगे ना, इसको दिखाएंगे वन शॉट में तो हालत खराब हो जाएगी। अभी याद कर लो एज इट इज। क्लियर है भाई? ये 5 फॉर्मूले लेकिन आपको याद होने चाहिए। चलिए अब शुरू करते हैं, नोट कर लो फटाफट इसको। तो चलिए पहला डेरिवेशन शुरू करते हैं। फाइंड द आई एवरेज फॉर अ हाफ साइकिल। क्या निकालेंगे हम लोग? आई एवरेज निकालेंगे किसके लिए? हाफ साइकिल के लिए। कि सर हाफ साइकिल का मतलब क्या हुआ कि देख बेटा ये रही, ये क्या है हमारे पास में, करंट, यहाँ पर क्या है, टाइम। अच्छा ये वाला क्या कहलाता है सर? ये कहलाता है t/2। अच्छा t/2 कहलाता है, सही है। और एंगल कितना कहलाएगा बोलो सर? ये पाई कहलाता है, और ये कितना कहलाता है, 2 पाई कहलाता है, और ये 0 कहलाता है। बहुत बढ़िया। क्या निकालना है बोलो? हमें एवरेज करंट निकालना है। क्या निकालना है सर? कि एवरेज करंट निकालना है। किसके लिए? हाफ साइकिल के लिए। हाफ साइकिल का मतलब कहां से लेके कहां तक? कि सर 0 से पाई तक निकालो आप, 0 से पाई तक। आई एवरेज फॉर अ हाफ साइकिल। तो भाई आई एवरेज इज इक्वल टू, बोलो फॉर्मूला क्या होता है? कि सर फॉर्मूला तो होता है एवरेज का कि सर डेल्टा क्यू, टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम। मैं लिख देता हूं मैं, टोटल चार्ज अपॉन में टोटल टाइम। ठीक है, टोटल चार्ज। अब चार्ज तो है नहीं सर इसके अंदर, तो क्या है, डायरेक्ट करंट है। इसके अंदर चार्ज नहीं है, डायरेक्ट क्या है, करंट है। तो बेटा चार्ज कैसे निकालूंगा मैं? कि I इज इक्वल टू, सर फॉर्मूला होता है dq अपॉन dt। तो आप यहाँ से चार्ज निकाल लो, तो चार्ज कितना आ गया, dq इज इक्वल टू I dt। अच्छा सर चार्ज निकालना है तो क्या कर दो आप, इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन I dt। ये क्या आ गया बेटा मेरे पास में, चार्ज आ गया। ये क्या आ गया मेरे पास में, चार्ज। टोटल चार्ज आ गया भाई क्यू। तो I एवरेज बराबर कितना होगा बोलो? I एवरेज इज इक्वल टू होगा कि I एवरेज इज इक्वल टू, टोटल चार्ज का मतलब हो गया इंटीग्रेशन I dt अपॉन, मान लो टोटल टाइम कितना लग रहा है इसके अंदर, अपने को पता है t/2 लग रहा है, लेकिन टाइम ले लेते हैं इंटीग्रेट करके, क्या, dt। ठीक है सर। अच्छा लिमिट लगाओ सर इसकी। लिमिट कैसे लगाएंगे बोलो? कि लिमिट लगा लो, कहां से कहां तक है, 0 से पाई तक। पाई की लगेगी लिमिट या टाइम की लगेगी? लिमिट पाई की लगेगी या टाइम की लगेगी? लिमिट किसकी लगती है? जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं। किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूं मैं? टाइम के रिस्पेक्ट में। तो 0 से t/2 तक क्या लगा दो बेटा, लिमिट। 0 से t/2 तक हमने क्या लगा दी, लिमिट। यहाँ पे भी 0 से t/2 तक। अब देखते चलो, देखो डेरिवेशन बहुत आसान, देखते चलना बेटा। देखो I एवरेज इज इक्वल टू I, अरे I आ गया सर। I तो हमें पता है कि क्या है, I इज इक्वल टू Im साइन ओमेगा t। तो यहाँ I की वैल्यू पुट करनी है अपने को। I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Im साइन ओमेगा t इंटू में dt अपॉन में इंटीग्रेशन dt। dt का इंटीग्रेशन क्या होता है बोलो, t। तो बेटा t लिखूंगा यहाँ पर, इंटीग्रेट हटा चुका हूँ तो इंटीग्रेशन का साइन हटा दिया। अच्छा सर लिमिट है तो लिमिट लिखते हैं बेटा पीछे, अच्छा लगता है इससे ना। लिमिट कहाँ लिखते रहते हैं, पीछे। लिमिट को कैसे सॉल्व करते हैं इसी डेरिवेशन में बता दूंगा सारा। एक डेरिवेशन बताऊंगा, तीनों सीख जाओगे आप, गारंटी। एक बताऊंगा, तीनों आप सीख जाओगे, गारंटी। देख 0 से t/2, लिमिट बता, लिमिट बता, 0 से t/2। बहुत बढ़िया। तो देखो सर I एवरेज, देखो सर I एवरेज Im कांस्टेंट है, मैक्सिमम वैल्यू करंट की कांस्टेंट रहेगी। तो Im को बाहर निकाल लो, Im को बाहर निकाल लो। Im आ गया बाहर, इंटीग्रेशन साइन ओमेगा t dt अपॉन में t की जगह पहले लगाते हैं अपर लिमिट। सर अपर लिमिट कैसे लगाते हैं? अपर लिमिट का मतलब है t की जगह लिख दो t/2 माइनस, अब लगाएंगे बेटा लोअर लिमिट, मतलब कितना रख दूं सर मैं, 0 लिख दूं। अच्छा यहाँ भी तो लिमिट लगाओ सर, यहाँ भी लगा ले बेटा, 0 से t/2 तक, 0 से t/2 तक। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई? अच्छा सर अब बताओ। अब देख I एवरेज इज इक्वल टू Im, इंटीग्रेशन किसका कर रहे हैं बोल, साइन ओमेगा टी का। इंटीग्रेशन किसका कर रहे हैं, साइन ओमेगा टी। तो साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ? साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन अभी बताया था मैंने। देख बेटा साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस थीटा, और कोस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस के साइन थीटा। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस के कोस थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस के कोस थीटा। याद रखने वाली बात, फॉर्मूला में रिवाइज करवाता चलूंगा तो क्या होगा, माइनस के कोस थीटा। थीटा की क्या आएगा सर, ओमेगा टी। लेकिन सर यहाँ पे टी के साथ ओमेगा है, तो आपने बताया टी के साथ में जो भी कुछ होगा उससे क्या कर दूंगा मैं, डिवाइड। तो पहले 2 था, यहाँ पर क्या है, ओमेगा। तो किससे डिवाइड कर दूंगा इसको, ओमेगा से डिवाइड कर दो सर। ठीक है, लिमिट लगाओ इसकी 0 से t/2। अरे सर ये वाला t/2 कहाँ गया, अबे ये इसको यहाँ लिख ले, ये वाला t/2 t/2
2। बोल भाई, समझ आ गई बात? नहीं आ गई यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, डायग्राम में डाल लो, उतार लो, सॉरी। समझ आ गई भाई? अच्छा, अब आओ देखो आगे, ये लाइन खींच दी हमने सीधी, ये 2 ऊपर जाएगा, ये 2 कहाँ जाएगा? ऊपर। तो क्या बन जाएगा बोलो कि सर आई एवरेज इज इक्वल टू 2IM अपॉन नीचे क्या चल रहा है बेटा? T। अच्छा, माइनस साइन लिया, माइनस साइन बेटा बाहर निकाल ले, माइनस का साइन बाहर निकाल ले, तो क्या बचा बोलो हमारे पास में कि सर कोस ओमेगा, कोस ओमेगा। स्मॉल टी की जगह लिखेंगे कैपिटल T/2, स्मॉल टी की जगह लिखेंगे सर कैपिटल T/2, अपॉन में क्या है नीचे के सर? अपॉन में नीचे है ओमेगा। ये तो लगा दी बेटा मैंने अपर लिमिट, ये तो क्या लगा दी मैंने यहाँ पर? अपर लिमिट लगा दी, अपर लिमिट। अब कौन सी लगाएंगे बोलो? लोअर लिमिट। लोअर लिमिट कैसे लगाते हैं कि सर आपने बताया माइनस का साइन लगाते हैं। अच्छा, माइनस का साइन लगाने के बाद कोस ओमेगा की जगह ओमेगा, स्मॉल टी की जगह आपके लिख दूंगा, बताओ 0। भाई स्मॉल टी की जगह आपके लिख दूंगा मैं यहाँ पर 0, स्मॉल टी की जगह क्या लिख दूंगा मैं? 0। अपॉन में क्या जाएगा बोलो कि सर? अपॉन में आ जाएगा ओमेगा। बोलो 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 बोलो, आगे बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आराम से चलते रहो। एक सेकंड ऊपर से लगेगा, 1 मिनट हो जाओ। अब यार 1 सेकंड, 1 सेकंड, बस बस बस, देख 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 देख, हो गया काम, हो गया भाई। समझ आ गई बात? नहीं आ गई? अच्छा, अब देखो आप लोग, अब क्या करेंगे इसके बाद बेटा? स्टेप ध्यान रखना आप लोग, ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे कि सर ओमेगा की कौन सी वैल्यू पुट करेंगे कि ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है कि सर 2π/T होता है। कितना होता है? 2π/T। तो ओमेगा की जगह 2π/T लिख दो, तो ओमेगा की जगह लिख देंगे आई एवरेज इज इक्वल टू क्या बचा बोलो कि सर 2IM/T इनटू में कोस ओमेगा की जगह लिख दूंगा बोलो कि सर 2π/T इनटू में T/2 अपॉन में क्या है बोलो? ओमेगा। कि सर इसकी जगह नहीं लिख रहे, इसकी जगह बाद में लिख लेंगे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा है ना। तो अभी तो कोस के साथ में जो एंगल हो ना उसके साथ में लिख लो, इसको लास्ट में लिख देंगे अगर ये बच गया तो। माइनस के ओमेगा इंटू 0 क्या हो जाएगा? 0 कोस 0। इसका मतलब यहाँ लिख दूं बेटा मैं कितना? कोस 0। कितना लिख देते हैं? कोस 0 अपॉन में क्या हो जाएगा बोलो? ओमेगा। अपॉन में क्या हो गया? ओमेगा। अच्छा देखो, ओमेगा बेटा दोनों के अपॉन में है, ओमेगा किस में है? दोनों के अपॉन में है। तो ओमेगा एलसीएम लेके बाहर निकाल दो इसको डायरेक्ट, ओमेगा को बाहर निकाल सकते हैं हम लोग अगर दोनों के अपॉन में है तो आई एवरेज इज इक्वल टू 2, ये माइनस से चल रहा है, -2IM अपॉन ओमेगा बाहर आ गया तो क्या हो गया? ओमेगा इंटू टी। देखो टी से टी कैंसिल आउट हुआ, 2 से 2 गया तो क्या बच गया बताओ? ओमेगा कोस पाई। कोस कितना बचेगा? खाली पाई, माइनस यहाँ कितना बचेगा? कोस 0। बेटा ओमेगा बाहर आ चुका है, ओमेगा इसके नीचे भी, ओमेगा इसके नीचे भी, तो ओमेगा कहाँ पर आ चुका है? बाहर। अगर आप चाहो तो ओमेगा को यहाँ पे भी सीधा बाहर निकाल सकते हो, ओमेगा को डायरेक्ट यहाँ पे बाहर निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, तो आसान हो जाएगा वो। तो माइनस के 2IM अपॉन ओमेगा टी इंटू में कोस पाई इंटू दिस। समझ में आगे नहीं आ गया? अब ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे भी पुट कर दो आप, आई एवरेज इज इक्वल टू -2IM अपॉन ओमेगा की वैल्यू कितनी है बताओ कि सर 2π/T इंटू में क्या है कि सर T इंटू कोस पाई। कोस पाई की वैल्यू बताओ कितनी होती है? कोस पाई की वैल्यू पता है तुम्हारे को? नहीं पता? मैं बताता हूँ, देखो कोस पाई की वैल्यू ये तो होता है 0, कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो पाई का मतलब किधर आ जाएगा? 180 डिग्री का एंगल। तो कोस पाई की वैल्यू कितनी होगी? -1। समझ में आ गई बात? नहीं आ गई? कोस 0 की वैल्यू होती है 1, तो पाई की वैल्यू कितनी होती है? -1। तो कोस पाई की वैल्यू लिख देता हूँ मैं -1 माइनस कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। बोलो समझ आ गई बात? नहीं आ गई? क्लियर है? अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो आई एवरेज इज इक्वल टू कौन कौन जा रहा है? जो जा रहा है उसको भी ज्यादा रोकने की जरूरत नहीं है, निकल लिया ये। और 2 से 2 ही गया, 2 से 2 गया। अच्छा क्या बचा सर कि हमारे पास बचा माइनस के IM अपॉन में पाई, -1 तो कितना आ जाएगा? -2। तो आई एवरेज खत्म हो गया बेटा, खत्म हो गया यार, माइनस क्या हो गया? प्लस 2IM अपॉन पाई, 2IM अपॉन पाई। ये क्या आ गया बेटा? एवरेज वैल्यू आ गई किसके लिए? हाफ साइकिल के लिए। ये एवरेज वैल्यू किसके लिए आई है? हमारी हाफ साइकिल के लिए। ये कौन सी वैल्यू आ गई? एवरेज वैल्यू। अच्छा सर 2 कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू कितनी होती है बताओ? 3.14। तो 2 अपॉन पाई को जब मैं सोल्व करता हूं तो आंसर आता है मेरा 0.637। याद रख लेना, याद रख लेना, याद रख लेना, 0.637 IM।
ये एवरेज वैल्यू आई किसके लिए बेटा, फोर हाफ साइकिल। हाफ साइकिल के लिए एवरेज करंट कितना होता है 0.637 IM, यानी मैक्सिमम करंट का कितने टाइम्स होता है 0.637 होता है एवरेज हाफ साइकिल के लिए। अच्छा सर ये तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए निकाला है आपने, ये तो किसके लिए निकाला है, ये तो निकाला है आपने पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए। तो नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए क्या हो जाएगा बेटा, माइनस हो जाएगा। नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए क्या हो जाएगा, आई एवरेज, ये तो किसके लिए है, पॉजिटिव के लिए, तो माइनस 0.637 IM। कि सर इसका डेरिवेशन नहीं कराओगे, नहीं कराएंगे, नहीं पूछा जाता है। अब पूछ भी ले तो माइनस साइन लगा देना इसमें खाली, इसमें क्या आएगा, प्लस का आएगा। बात आगे समझ नहीं आएगी बोलो। तो ये आई एवरेज करंट की वैल्यू किसके लिए, सेकंड हाफ साइकिल के लिए। तो भाई फर्स्ट हाफ के लिए आपने निकाल दी प्लस, सेकंड के लिए निकाल दी माइनस। तो बताओ कंप्लीट साइकिल के लिए कितनी होगी एवरेज वैल्यू, कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू कितनी होगी बताओ। कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू होगी आई एवरेज इज इक्वल टू, भाई इसको ऐड कर दे, इसको ऐड कर दे, दोनों को ऐड करेगा आंसर कितना आएगा बोल, 0। दोनों को ऐड करेगा आंसर कितना आएगा, 0। इसका मतलब कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू ऑफ करंट कितनी होती है, 0। फॉर्मूला ध्यान रख लेना ये वाला, IM इज इक्वल टू 0.637, सॉरी I इज इक्वल टू 0.637 IM या फिर 2/पाई IM, 2/पाई IM। ये निकाला हम लोगों ने एवरेज करंट किसके लिए, फॉर अ हाफ साइकिल। अब निकालते हैं एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट फॉर अ कंप्लीट साइकिल। ठीक है, तैयार हो, इसको नोट कर लो। ठीक है बेटा, अब निकालेंगे एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट फॉर अ कंप्लीट साइकिल। तो कंप्लीट साइकिल के लिए बताओ क्या चेंज होगा बेटा, खाली अरे घबरा मत भाई, एक ही डेरिवेशन है। कंप्लीट साइकिल के लिए खाली क्या चेंज हो जाएगा कि सर लिमिट जो है ना वो 0 से t लग जाएगी। लिमिट कितनी लग जाएगी, 0 से t। अच्छा बाकी सारी डेरिवेशन सेम है, बिल्कुल सेम। देखते जा, देख क्या कर रहा हूं मैं, 0 से t लगा दे लिमिट, लिमिट क्या लगा दे 0 से t। भाई यार एक तो ये ना, ये मैटर, लिमिट क्या लगा दे 0 से t, लिमिट लगा दे 0 से t। तो ये देख t/2 हटा दे, हटा दिया। हाँ सर ये तो बहुत आसान हो गया, ये तो बहुत ही आसान हो गया। t/2 और कहाँ है बता, t/2 गलत मत करवा देना भाई। t/2 यहाँ से भी t/2 हट जाएगा तो क्या रह जाएगा, t रह जाएगा सर। तो यहाँ से 2 हटा दो, t/2 यहाँ से भी 2 हटा दो, t/2। देखते चलो देखते चलो देखते चलो, जादू हो रहा है जादू। तो यहाँ से भी 2 हट जाएगा, t/2 यहाँ से भी 2 हट जाएगा, कितना रह जाएगा t। अरे भाई मजा आ गया, यहाँ से भी 2 हट जाएगा। अरे भाई देख t यहाँ से भी 2 हट जाएगा। अरे भाई तो 2 ये बच जाएगा। अरे भाई ये कितना रह गया, cos 2π, cos 2π, cos 2π। ये तो सेम ही रहेगा, cos ओमेगा t की वैल्यू 0 रख दी। ठीक है, तो cos कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पर पाई की जगह कितना आ जाएगा, पाई की जगह आ जाएगा 2π, पाई की जगह कितना आ गया 2π। बस आगे तो हो गया सॉल्व। cos कितना आ गया बेटा, 2π आ गया। कितना आ गया ये, 2π आ गया। तो आगे तो सोल्व हो गया ना। इस सोल्व कैसे हो गया देख बेटा। अच्छा एक सेकंड रुक जाए यार, t है IM अपॉन कितना है t, IM अपॉन कितना है t, IM अपॉन t। इसका मतलब ये वाला 2 हटा देता हूँ, कौन सा वाला 2, ये वाला 2 हट जाएगा, तो ये वाला 2 बच जाएगा। अब सुन, cos 2π की वैल्यू कितनी होगी बोल, 2π का मतलब सर जहां से शुरू करे वापस वहीं आ गए। 2π का मतलब 360, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, प्लस के 1, और ये कितना है माइनस का 1। तो +1 इंटू -1 कितना हो जाएगा बोलो, 0। +1 इंटू -1 कितना हो गया, 0 हो गया। और अगर ये 0 हो गया तो 0 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब एवरेज करंट फॉर अ कंप्लीट साइकिल इज 0। डेरिवेशन सेम है बिल्कुल, कुछ नहीं करना, घबराने की जरूरत नहीं है। पूरा नोट कर लो इसको फटाफट से, पूरा क्या कर लो बेटा, इसको नोट कर लो। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई? तो एवरेज करंट फॉर अ कंप्लीट साइकिल कितना आ गया बताओ, 0 आ गया। आई एवरेज इज इक्वल टू 0। ये तो हमें पहले ही पता था। कि पहले कैसे पता था सर, कि प्लस में जितना आ रहा है उतना ही माइनस में आ रहा है। इसका मतलब एवरेज करंट कितना हो गया, 0। एवरेज करंट कितना हो गया, 0। तो ध्यान रखना, एवरेज करंट फॉर अ कंप्लीट साइकिल इज 0। जितना पॉजिटिव में उतना नेगेटिव में। और एवरेज करंट फॉर हाफ साइकिल इज 0.637 इंटू में IM, 0.637 इंटू में IM। इसमें न्यूमेरिकल बनते हैं 1 मार्क्स के, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम उनको। फटाफट नोट कर लो इसको, मेरी तरह मत कर देना भाई कि t हटा के t/2 कर दो। क्लियर? अब आ जाओ, अब एक और डेरिवेशन है बेटा, बिल्कुल सेम इसकी तरह है, वो है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। क्या सर ये क्या होती है बताएंगे, घबरा मत, सब्र रखो। तो बेटा नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं हम लोग रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, क्या सर ये वैल्यू क्या है? देखो मीन का स्क्वायर करना है, उसके बाद उसका रूट ले देना है। अरे मीन का स्क्वायर कर दो। अच्छा मीन का मतलब एवरेज है ना बेटा, तो ये लो, ये एवरेज ले लो आप। एवरेज क्या होता था सर, कि इंटीग्रेशन I dt अपॉन इंटीग्रेशन dt। कंप्लीट साइकिल के लिए होगा ये, किसके लिए होगा, कंप्लीट साइकिल के लिए। लिमिट लगा दो, ये लो 0 से t, ये तो है मीन।
लगा दी। इसके बाद क्या ले दो बेटा, इसका स्क्वायर करो और उसके बाद इसका क्या रख दो, रूट रख दो। कि सर स्क्वायर आपने खाली इस पे क्यों करा, इस पे स्क्वायर क्यों नहीं किया, इस पे स्क्वायर क्यों नहीं किया? क्योंकि बेटा स्क्वायर करते हैं खाली फंक्शन पर। फंक्शन क्या है यहाँ पर, करंट। ये तो मशीन है ना, ये तो इंटीग्रेशन की मशीन है, मशीन पे थोड़ी होगा। स्क्वायर तो किस पे होता है, फंक्शन पर होगा। तो हमने आई स्क्वायर पर कर दिया क्या, स्क्वायर। अच्छा तो सर इसका मतलब जो पहले डेरिवेशन किए हैं दो बिल्कुल सेम होगा, बिल्कुल सेम होगा। खाली क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है, बस कहानी हो जाएगी खत्म। तो इसका आंसर आएगा बेटा हमारे पास में आई आर एम एस। तो ये वैल्यू क्या बन जाती है हमारे पास में, आई आर एम एस या फिर वी आर एम एस। तो आई आर एम एस का फॉर्मूला आएगा मेरे पास, आई आर एम एस इज इक्वल टू आई एम अपॉन अंडर रूट 2। आई आर एम एस का फॉर्मूला क्या आएगा मेरे पास, आई एम बाई रूट 2। आगे बात समझ में नहीं आ गई? अच्छा सर आई आर एम एस का फॉर्मूला आएगा आई एम अपॉन रूट 2। यहां से अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहूं करंट की, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी बोलो, कि सर मैक्सिमम वैल्यू होगी रूट 2 इंटू में आई आर एम एस। ठीक है, तो सर यहां से वी आर एम एस भी निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कि वी आर एम एस कितना होगा, कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज अपॉन में रूट 2। और मैं बता दूं आपको 1 अपॉन रूट 2 होता है बेटा 0.707 आई एम। अच्छा ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 0.707 वीएम। बोलो ये वैल्यू सर आपको कैसे पता? बेटा ये कैलकुलेशन करने के लिए आसान होती है, याद रख ले कि अंडर रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414 और 1 अपॉन रूट 2 की वैल्यू होती है 0.707। ध्यान रख लो ये वाली वैल्यू, इसको आप कैलकुलेशन के लिए आसान है। इसका मतलब सर जो मैक्सिमम वैल्यू है करंट की वो आरएमएस की कितनी टाइम्स होती है, रूट 2 टाइम्स होती है। मैक्सिमम वैल्यू जो है करंट की वो आरएमएस की कितनी टाइम्स होती है, रूट 2 टाइम्स होती है। कि सर आपने इतनी सारी वैल्यू बता दी। अच्छा पहले तो ये बताओ इसका डेरिवेशन कहाँ है, पहले तो ये बताओ इसका डेरिवेशन कहाँ है। इसका डेरिवेशन बेटा डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां लिंक डाली हुई है, हमारी ही वीडियो है, बहुत पहले बनाई थी, हमारे बाल हुआ करते थे तब वो वीडियो बनाई थी हमने। दोबारा आ जाएंगे बाल तो वहां जाके देख लो। यहाँ कराएंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर तुम भाग जाओगे। समझ में आ रही बात नहीं आ रही? थोड़ी देर बाद देख लेना आराम से, डेरिवेशन बिल्कुल सेम है। अब हम चलेंगे आगे की तरफ। समझ में आ गई नहीं आ गया? अच्छा सर एक बात बताओ, आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि हमारे घरों में जो करंट आता है वो आता है 220 वोल्ट का। कितने वोल्ट का आता है? 220 वोल्ट का, 220 वोल्ट का करंट आता है। तो ये जो वोल्ट है ये वैल्यू आखिर है कौन सी? ये आई एम है, आई आर एम एस है या फिर आई एवरेज है? आखिर ये वैल्यू है कौन सी? कंप्लीट साइकिल के लिए है, हाफ साइकिल के लिए है, ये वैल्यू कौन सी? तो बेटा इस वैल्यू को बोलते हैं हम लोग रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। यानी हमारे घरों में जो वोल्टेज आता है 220 वोल्ट, वो कौन सी वैल्यू है? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज, आरएमएस। अच्छा आरएमएस का और भी नाम आ जाते हैं बेटा, आरएमएस को बोल देता है वर्चुअल वैल्यू। वर्चुअल का मतलब क्या हो जाता है? इमेजिनरी या फिर इफेक्टिव वैल्यू। तीनों इसी के नाम है, आरएमएस, वर्चुअल, इफेक्टिव, इमेजिनरी, चारों इसी के नाम है भाई। कुछ भी बोल दे, कंफ्यूज नहीं होना है, न्यूमेरिकल सोल्व करने में आसान होती है। नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, उसमें देख लो न्यूमेरिकल्स आपको सारे मिलेंगे बेहतरीन तरीके से। समझ आएगा नहीं आएगा? तो 220 वोल्ट लग गए 440 वोल्ट छूने से तेरे। 440 क्यों लिया बेटा उसने? यानी जो घरों में करंट आता है ना उसका भी 2 टाइम्स हो गया। यानी 220 का मतलब 200 आता है ना पहाड़ा भाई। अबे टेबल आती नहीं आती 220 की, 2 टाइम्स होती है। अब देख मैंने एक बात बताई थी कि सर एसी इज मोर डेंजरस देन डीसी। कि सर AC is more dangerous than DC। कि AC is more dangerous than DC। Why? AC is more dangerous than DC। Why? AC is more dangerous than DC। Why? देख बेटा, देख बेटा, देख बेटा, देख बेटा, देख बेटा, देख बेटा, देख 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 देख। ये V ले लिया मैंने, ये के ले लिया T। कि सर आप V कैसे ले लिया? पहले तो आप I ले रहे थे। अबे I ले लो या V ले लो, बात सेम है। यहाँ पे I ले लो, V ले लो, बात सेम है। I ले लो, V ले लो, बात सेम है। अच्छा सर ये 0 से स्टार्ट किया, ये पूरी साइकिल इसने कंप्लीट कर दी कितने में बोलो? 2 पाई। और टाइम कितना लगा बोलो? T। शाबाश, अगर बोल गए तो सीख गए। समझ में आ गई बात नहीं आ गई? ठीक है सर। ये कौन सी वैल्यू होती है मुझे बताओ? कि सर ये तो Vm होती है। अच्छा और अभी VRMS का मैंने फॉर्मूला बताया आपको। VRMS क्या था बोलो? VRMS इज इक्वल टू Vm अपॉन में अंडर रूट 2। VRMS कितना था? Vm अपॉन में अंडर रूट 2। अच्छा सर आप कह रहे हो कि हमारे घरों में जो वोल्टेज आता है वो VRMS वैल्यू होती है, यानी कितनी होती है? 220 इज इक्वल टू Vm अपॉन में अंडर रूट 2। इसका मतलब मैं मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकता हूँ वोल्टेज की? बिल्कुल निकाल सकते हो। मैक्सिमम वैल्यू निकालना बेटा 220 को इधर ले जा, तो 220 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू Vm। जब 220 को रूट 2 से आप मल्टीप्लाई करोगे, जब 220 को आप रूट 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर आता है बेटा 311। याद कर लो।
दैट मीन्स हमारे घरों में जो हमारे घरों में जो करंट आता है उसका मैक्सिमम वोल्टेज कितना होता है 311 वोल्ट। तो 220 क्या है, 220 तो उसकी आरएमएस वैल्यू है। अच्छा, इसका मतलब एसी इज मोर डेंजरस देन डीसी। व्हाई बिकॉज वीआरएमएस, मतलब वीआरएमएस कम आया कि हाँ सर कम आया, मान के चलो ये आ गया हमारे पास में वीआरएमएस, यानी मैक्सिमम वैल्यू से कम वैल्यू है कि नहीं वीआरएमएस की, बिल्कुल कम है। अगर मैं 220 वोल्ट का डायरेक्ट करंट ले लूं और 220 वोल्ट का ही अल्टरनेटिंग करंट ले लूंगा तो बताओ कौन सा ज्यादा डेंजरस होगा, कौन सा ज्यादा डेंजरस होगा, अल्टरनेटिंग करंट। बिकॉज भाई 220 में डायरेक्ट की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो तो कितनी ही रहेगी, 220 रहेगी, निकल गई सारी अकड़, 220 रहेगी। लेकिन अल्टरनेटिंग करंट में मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाती है, बोलो कि सर मैक्सिमम वैल्यू हो जाती है 311, मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई 311। दैट्स व्हाई एसी इज मोर डेंजरस देन डीसी, इसलिए एसी ज्यादा खतरनाक है किससे, डीसी से। यानी डीसी को आप छुओगे 220 को तो 220 का ही झटका वो आपको देगा, लेकिन एसी को छुओगे आप 220 का तो मैक्सिमम करंट कितना मिलेगा आपको बेटा 311 वोल्ट। ध्यान रख लेना 311 वोल्ट, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये वाला 311 वोल्ट। आगे बात समझ नहीं आ गई। अब बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट फेज की तरफ। ये सारी वैल्यूज हो चुकी है हमारी खत्म, इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट हो चुका है खत्म। अब आते हैं सेकंड पार्ट पर जिसमें आएंगे कुछ बढ़िया बढ़िया बेहतरीन बेहतरीन सर्किट। एक सर्किट समझ लिया तो सारे सर्किट, चलो तो बेटा इस चैप्टर का फर्स्ट पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट पोर्शन में क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट एंड रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो आई आर एम एस बराबर आई एम अपॉन रूट 2। एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम करंट एंड एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू कंप्लीट साइकिल के लिए 0 और उसके लिए 0.637 इंटू में आई एम। समझ में आई बात नहीं आई। अच्छा, तीसरी बात क्या पूछ सकता है वो, तीनों में से कोई भी एक डेरिवेशन बेटा पूछ लिया जाता है कि प्रूफ दैट एवरेज करंट फॉर अ कंप्लीट साइकिल इज 0। तो आई एवरेज कंप्लीट साइकिल वाला करना है। फाइंड द आरएमएस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज। तो बेटा जो आई आरएमएस से कर रहे हैं तो आई आरएमएस की जगह आप क्या लिख दोगे, खाली वी आरएमएस लिख दोगे। समझ में आ रही बात नहीं आ रही है। फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ करंट फॉर हाफ साइकिल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। फिर इसमें न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट, उसके लिए बेटा सेकंड पार्ट देखें, मैं बहुत बार कह चुका हूँ आपसे, ठीक है। सेकंड पार्ट देखें उसके लिए। चलो अब बात करेंगे बेटा हम लोग नई चीज की, लेकिन उससे पहले चलो एक छोटी चीज और देख लो कि सर एसी करंट पढ़ के तो मजा आ गया, एकदम दिल गार्डन गार्डन हो गया अगर आप यहाँ तक पहुंच गए हो तो। अब आओ देखो बेटा ये क्या है, सिंबल ऑफ एसी। कि सर एसी कैसे चलता है, एसी ऐसे चलता है, ये क्या है, सिंबल है एसी का। अच्छा सर डीसी का सिंबल हम कैसे बनाते थे, ऐसे बनाते थे, प्लस माइनस। ये डीसी का सिंबल है, ये किसका सिंबल है, ये एसी का सिंबल है। अच्छा चलो सिंबल की बात आई है तो मुझे ये बता दो ये किसका सिंबल है, कि सर ये रेजिस्टेंस है। ओहो, और ये क्या है बताओ, कि सर ये तो इंडक्टर है। अबे तुम्हें कैसे पता ये रेजिस्टर है, ये क्या है, इंडक्टर है। चलो एक और बता दो फिर अगर जानते हो तो, ये बता दो ये क्या है, दोनों लाइनें बराबर है, बता दो। कि सर ये तो कैपेसिटर है, ये तो कैपेसिटर है, ये डीसी सोर्स, ये एसी सोर्स, ये इंडक्टर, ये रजिस्टर, ये कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या करता है, चार्ज को स्टोर करता है। रजिस्टर क्या करता है, करंट फ्लो को रोकता है। इंडक्टर क्या करता है, करंट को अपोज करवाना चाहता है, उल्टी डायरेक्शन में फ्लो करवाना चाहता है। समझ में आ गई बात नहीं आ गई। एसी सोर्स क्या करता है भाई, करंट देता है। डीसी सोर्स क्या करता है, करंट देता है। ये कैसा करंट देता है, डायरेक्ट घोड़ा। ये कैसा करंट देता है, बुल। समझ में आ रही बात नहीं, अल्टरनेटिव। तो चलिए शुरू करते हैं भाई। अब हम लोग एक बात समझ में आया कि एसी करंट सोर्स और डीसी करंट सोर्स जो होते हैं, यानी करंट जो सोर्स होंगे वो कुछ ना कुछ पोटेंशियल रखते होंगे, यानी वोल्टेज देंगे। और वोल्टेज से ही क्या मिलेगा अपने को, करंट मिलेगा। कि 5 वोल्ट की बैटरी, 10 वोल्ट की बैटरी, 15 वोल्ट की बैटरी, सब अलग अलग करंट देते हैं। तो करंट और वोल्टेज का रिलेशन बताने के लिए एक नई चीज आती है आपके सामने, जिसको बोलते हैं फेजर। क्या बोलेंगे बेटा उसको, फेजर डायग्राम। अगला टॉपिक शुरू कर रहे हैं हम लोग, फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड वेक्टर in the form of rotating vector are called phasor। समझ में आ रही बात नहीं आ रही है। अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग रोटेटिंग वेक्टर का यूज करते हैं और उसी को बोलते हैं हम लोग फेजर बोलते हैं। और जो डायग्राम बनेंगे उनको क्या बोलेंगे, फेजर डायग्राम। तो फेजर डायग्राम कैसे बनाते हैं, 2 स्टेप हैं इसकी, देखो सुनो ध्यान से। फेजर डायग्राम बनाने की कितने स्टेप है, 2 स्टेप है। अबे नाम तगड़ा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो फेजर डायग्राम तो बहुत आसान है। अच्छा सर एक बात बताओ, आपने ये लिखा करंट जैसे, हाँ कैसे लिखा बता, I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। बिल्कुल सही कहा तुमने, बिल्कुल मैंने ऐसे लिखा। आई एम क्या होता है बोल, आई एम क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट। ओमेगा टी क्या है बोलो, फेज एंगल। अच्छा सर तो आप बचपन में ये पढ़े हो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, है ये तो बिल्कुल पढ़े हैं सर, पढ़े हो तो अच्छी बात है।
मैक्सिमम वैल्यू बताओ, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है कि सर मैक्सिमम वैल्यू तो है इसकी आई एम। अच्छा फेज एंगल बताओ, फेज एंगल कितना है कि सर फेज एंगल है इसका ओमेगा टी, साइन के साथ में जो भी एंगल है वो फेज एंगल है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम लेते हैं जीरो और पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे। कैसे घूमेंगे भाई, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अच्छा जो आई एम है इसको लिखूंगा मैं वेक्टर से, किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, वेक्टर से। कि वेक्टर कैसे बनाना है सर, कि बेटा ऐसे बना दे वेक्टर, ये बन गया वेक्टर। अच्छा तो आई एम की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना ही बड़ा वेक्टर बना देंगे हम लोग। आई एम की वैल्यू अगर मान लो कम है तो मैंने इतना बना दिया, मान लो आई एम की वैल्यू अगर ज्यादा होती तो मैं बड़ा बना देता, छोटी होती तो छोटा बना देता। यानी इसका जो लेंथ है वो रिप्रेजेंट करेगा मैक्सिमम करंट को, मतलब ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, आई एम को। अच्छा सर आपने कहा कि एंटी क्लॉकवाइज चलना है, मतलब यहां से एंटी क्लॉकवाइज चलना है कि ऐसे, हाँ ऐसे चलना है। तो ये एंगल कितना लेना है सर, ये एंगल लेना है बेटा ओमेगा टी। बहुत बढ़िया, ये एंगल कितना लेना है, ओमेगा टी। अब अगर मैं यहां से देखता हूं, देख यहां से देखता हूं, यहां से मैं देख रहा हूं, यहां से मैं देख रहा हूं, तो ये ऐसे जाता हुआ मेरे को नजर आ रहा है, यानी इसका प्रोजेक्शन मुझे यहां पर नजर आ रहा है। अगर मैं यहां से देख रहा हूं यहां से, तो इसका प्रोजेक्शन मुझे कैसा नजर आ रहा है, इधर नजर आ रहा है इस पॉइंट पर। और जो प्रोजेक्शन होगा वो इंस्टेंटेनियस करंट को वो शो करेगा, यानी ये किसको शो करेगा, आई। आई मतलब आई एम साइन ओमेगा टी। ये बन गया बेटा आपका फेजर डायग्राम। स्टाइल मानने के लिए चाहो तो इसमें गोल बना सकते हो आप लोग इस तरीके से, जो बुक में दिया हुआ है, घबराने की जरूरत नहीं है। ये क्या कहलाता है बेटा, फेजर डायग्राम। ऐसे बना दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा। अच्छा सर अगर मान के चलो करंट की वैल्यू इसे दे देता है वो, अगर करंट की वैल्यू कैसे दे देता है कि V, चलो वोल्टेज ले लो, V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। फाइव कुछ भी एंगल हो सकता है, मैंने भी जनरली ले लिया, मानो फेज आ रहा है इसके अंदर, फेज कितना आ रहा है, फाइव। तो इसका फेजर डायग्राम बनाओ सर, इसका फेजर डायग्राम बना ले, बता कैसे बनाएगा, देख V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, ये ले खींच दी लाइन एक्स वाई पे, वी एम क्या सर, ये हो गया हमारा वी एम, क्या हो गया ये वी एम हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, बना दिया वी एम, बहुत बढ़िया। ये क्या कहलाएगा बता, कि सर ये V कहलाएगा, V कितना, वी एम साइन ओमेगा टी, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल लेना है कि सर एंगल कितना है इसमें, पूरा है, पूरा है, बिल्कुल 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 साइन साहब में पूरा एंगल आएगा। तो ये कितना हो गया सर, ये हो गया ओमेगा टी प्लस फाइव। बोल बात समझ में आई, ओमेगा टी प्लस फाइव, ओमेगा टी प्लस फाइव, बहुत बढ़िया। तो सर ये तो करंट हो गया, ये वोल्टेज हो गया। आप तो कह रहे थे कि वोल्टेज और करंट में रिलेशन बताता है उसको फेजर डायग्राम बोलते हैं, बिल्कुल कह रहे थे। तो इन दोनों को साथ में बनाएंगे, मतलब हाँ साथ में बनाएंगे। देख कैसे बनाएंगे साथ में, देख बेटा देख देख साथ में बनाते हैं। तो इस फेजर डायग्राम से मेरे को पता चल रहा है कि आई एम साइन ओमेगा टी, ठीक है सर। और वोल्टेज कितना आ रहा है, वोल्टेज आ रहा है वी एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ओमेगा टी तो ये हो गया, इससे फाइव एंगल और ज्यादा ले ले, ओमेगा टी से अगर मैं फाइव एंगल और ज्यादा ले लेता हूं, मान के चलो ये आ गया मेरे पास वी एम, ओमेगा टी से अगर मैं फाइव एंगल और ज्यादा ले लेता हूं तो क्या बन गया बेटा, ये वी बन गया। इसका मतलब ये क्या हो गया कि सर ये हो गया हमारा वी एम, वी हो गया वी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। बोल ये रिलेशन बता दिया इसने, किसमें बता दिया, करंट और वोल्टेज के अंदर। कुछ इस तरीके से हम फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। वापस देख लो एक बार, आप देख इसको भूल जाओ, आप सब कुछ को भूल जाओ। करंट देखो, करंट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है कि सर आई एम है, कितने एंगल पर है करंट बोलो, कि ओमेगा टी पर है। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, बोल आई एम साइन ओमेगा टी, ठीक है। वोल्टेज देखो बेटा, वोल्टेज ये रहा वोल्टेज, कितने एंगल पर है, ओमेगा टी प्लस फाइव, इसका मतलब साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और वी एम, ये फेजर है। इनमें क्या दिक्कत है बताओ, कोई दिक्कत है क्या, कोई भी दिक्कत नहीं है। फेजर डायग्राम बहुत बनाना आसान है, इजी है, इनको बोलते हैं फेजर डायग्राम। क्या सर ये क्यों पढ़ा है आपने, बेटा इसमें रिलेशन पता लगाएंगे हम लोग किसके अंदर, करंट और वोल्टेज के अंदर। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग सर्किट्स को, जिसमें पढ़ेंगे हम लोग सबसे पहले प्योर रेजिस्टिव सर्किट, यानी रेजिस्टेंस को अल्टरनेटिंग करंट के साथ जोड़ेंगे, फिर देखेंगे रेजिस्टेंस कैसा बिहेव करता है, फिर इंडक्टर को जोड़ेंगे, फिर देखेंगे कैसा बिहेव करता है, फिर कैपेसिटर को जोड़ेंगे, फिर देखेंगे कैसा बिहेव करता है, फिर तीनों को एक साथ जोड़ेंगे, फिर देखेंगे कैसा बिहेव करता है। समझ में आ रही बात नहीं आ रही? तो फर्स्ट शुरू करने वाले हैं हम लोग when AC voltage applied to a resistor. when AC voltage applied to a resistor, हेडिंग लगा लो फटाफट से, when AC voltage applied to a resistor, या फिर मैं इसको शॉर्ट में लिखता हूं प्योर रेजिस्टिव सर्किट, प्योर रेजिस्टिव सर्किट। दैट मींस, देखना बेटा ध्यान से, दैट मींस ये ले लिया सर हमने रेजिस्टेंस, इसको आज पहली बार हम कनेक्ट कर रहे हैं एसी सोर्स से, आज से पहले डीसी से लगा देते बेटा। अच्छा सर एसी सोर्स से, ये क्या है बेटा कि ये है रेजिस्टेंस, ये वोल्टेज है, तो सर इसका कुछ ना कुछ वोल्टेज होगा। वोल्टेज मान ले V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा
टी। ये वोल्टेज सोर्स ले लिया हम लोगों ने, V इज इक्वल टू Vm sin ओमेगा टी। ये वोल्टेज सोर्स है, ऑल्टरनेटिंग करंट। सर इसमें डायरेक्शन तो बताओ, बट डायरेक्शन बनानी इसमें जरूरी नहीं है। जैसे हम लोग डीसी में तो डायरेक्शन बनाते नहीं बनाते, क्योंकि पॉजिटिव टू नेगेटिव यूनि डायरेक्शनल है। लेकिन एसी में डायरेक्शन नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? मन करे तो बना लो, मन नहीं है मतलब इंस्टेंट बना सकते हो आप, क्योंकि इसमें भाई पहले तो पॉजिटिव चलती है, फिर नेगेटिव चलती है, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, इस तरीके साइकिल चलती रहती है। समझ में आ गई बात नहीं है? तो ये रेजिस्टेंस है। अच्छा, अब क्या करें सर इसका? अब ये पता लगाओ कि इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है। सब में स्टेप सेम आएगी बेटा, ध्यान रख लेना। कॉन्सेंट्रेट, जैसा इसमें बताऊंगा पूरा चैप्टर खत्म कर दूंगा, इस वाले टॉपिक से पूरा चैप्टर आपका फिनिश करवा दूंगा। इसको ध्यान समझ लेना, बस सिमिलरिटी लगाऊंगा, देखना बहुत तगड़ी। V इज इक्वल टू Vm sin ओमेगा टी। फर्स्ट स्टेप में हम क्या फाइंड करेंगे? फर्स्ट स्टेप में हम फाइंड करेंगे भाई करंट, कि इसके अंदर करंट कितना होगा। अब करंट कैसे फाइंड करें? दो तरीके हैं बेटा इसके, एक तो लगा दो ओम्स लॉ या फिर किरचॉफ लॉ, है ना। ओम्स लॉ ले लेते हैं जनरली, कि सर V रेजिस्टेंस दे रखा है, तो ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ ये कहता है कि V इज इक्वल टू IR। कि सर V तो हमें दे रखा है, करंट फाइंड करना है, तो करंट यहाँ से फाइंड कर ले, दिक्कत कहाँ है? तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बोल कि I इज इक्वल टू V अपॉन R। अरे सर V तो दे रखा है, तो V दे रखा है तो लिख दे, V दे रखा है तो लिख दे, V की दे रखा है तो लिख दे Vm sin ओमेगा टी अपॉन में R। Vm sin ओमेगा टी अपॉन में R। अच्छा सर एक सेकंड देख बेटा, Vm अपॉन R में क्या इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या? sin ओमेगा टी ऐसे लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता? पहले तो ये बता दो। लिख सकते हो, आपकी मर्जी सर, लिख दो कैसे बेटा। I इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? बोल Vm अपॉन R। अरे I इज इक्वल टू फॉर्मूला कितना होता है? Vm अपॉन R, V अपॉन R। तो देखिए हाँ, Vm अपॉन R, इसका मतलब ये कौन सा करंट हो गया? ये करंट हो गया मैक्सिमम करंट। Vm अपॉन R क्या हो गया? मैक्सिमम करंट। इसका मतलब मैं Vm अपॉन R की जगह ये लिख सकता हूँ क्या? Im sin ओमेगा टी। Im sin ओमेगा टी किसकी जगह लिख दिया? Vm अपॉन R की जगह। इसका मतलब सर आपने ये लिखा है कि मैक्सिमम करंट Im इज इक्वल टू Vm अपॉन R। बिल्कुल लिखा है, यानी मैक्सिमम वोल्टेज और रेजिस्टेंस का जो रेशियो है वो मैक्सिमम करंट कहलाएगा। हाँ, तो ये आ गई सर इक्वेशन नंबर 1, और ये आ गई इक्वेशन नंबर 2, और ये आ गया मैक्सिमम करंट। तो मैक्सिमम करंट मैक्सिमम वोल्टेज से कम होगा, मैक्सिमम करंट मैक्सिमम वोल्टेज से कम होगा। कि आपको कैसे पता? देख बेटा, अगर लिखा होता Im बराबर Vm तो दोनों बराबर होते। अब Vm की वैल्यू को मैंने R से डिवाइड कर दिया, तब जाके मेरे पास करंट मिल रहा है। इसका मतलब मैं जितने वोल्ट की बैटरी लगाऊंगा मुझे करंट उतने वोल्टेज का नहीं मिलेगा, करंट मुझे कम मिलेगा। करंट कितना मिलेगा? कम। अब आप बताओ, रेजिस्टेंस का काम भी क्या है? बोलो, फ्लो ऑफ करंट को अपोज करना है। तो करंट की वैल्यू तो कम होगी नहीं होगी? करंट की वैल्यू बिल्कुल कम होगी। ये कौन सा करंट है बेटा? मेरे पास में मैक्सिमम करंट है, और करंट की वैल्यू वोल्टेज से कम होगी। क्यों होगी? रेजिस्टेंस लगाया। रेजिस्टेंस क्या करता है? रेजिस्टेंस करंट को अपोज करता है। बिल्कुल करता है। यहाँ फॉर्मूले से हम देख लें, इक्वेशन नंबर 1 और 2 से भी तो करंट को क्या कर रहा है? ये अपोज कर रहा है। बिल्कुल। अच्छा, अब फेज की बात करते हैं बेटा। किसकी बात करते हैं? फेज डिफरेंस। क्या ये दोनों साथ साथ चलेंगे या अलग अलग? फेज डिफरेंस क्या होता था? कि सर फाई होता था। फाई क्या है? अच्छा, इसका फेज एंगल बताओ किसका? इसका फेज एंगल कितना है? ओमेगा टी। और इसका फेज एंगल कितना है? ओमेगा टी। तो इसका फेज एंगल माइनस इसका फेज एंगल, फेज डिफरेंस आ जाएगा। तो फेज डिफरेंस कितना आएगा? बोलो कि ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी। तो फाई इज इक्वल टू कितना आ गया? 0। फेज डिफरेंस 0 है, इसका मतलब ये रेजिस्टेंस करंट को अपोज तो करता है, लेकिन इसका साथ नहीं छोड़ता। यानी वोल्टेज से करंट की वैल्यू कम तो होगी, लेकिन दोनों साथ साथ 0 होंगे, साथ साथ मैक्सिमम होंगे, साथ साथ 0 होंगे, साथ साथ मैक्सिमम, साथ साथ 0। ये है रेजिस्टेंस की खासियत। साथ नहीं छोड़ना, हाथ नहीं छोड़ना। रेजिस्टेंस करंट को अपोज जरूर करता है, लेकिन उसका साथ नहीं छोड़ता। अच्छा सर, अब इसका फेजर डायग्राम बना दो। अब इसका क्या बना दो? फेजर डायग्राम। कि सर फेजर डायग्राम बना दो, मजा आ जाएगा सर। देखो बेटा, देखना बेटा, ध्यान से देखना, ध्यान से। सबसे पहले बनाएंगे वोल्टेज का। कि वोल्टेज क्यों बना रहे? क्योंकि दिया हुआ है। तो Vm sin ओमेगा टी। देख, Vm sin ओमेगा टी, Vm ओमेगा टी। अच्छा सर, ये लो ओमेगा टी, ये क्या हो गया? Vm। ये एंगल हो गया हमारा ओमेगा टी। प्रोजेक्शन क्या होगा? वाई एक्सिस पर, ये होगा सर V। अच्छा, करंट की वैल्यू सर वोल्टेज से कम है। करंट की वैल्यू मैक्सिमम वोल्टेज से कम है, इसका मतलब इसकी लेंथ थोड़ी सी कम कर देंगे। बिल्कुल कर देंगे। लेकिन सर फेज एंगल तो किसका? इसका ओमेगा टी है। इसका मतलब ये इसके ऊपर ही आएगा। बिल्कुल इसके ऊपर आएगा बेटा, बिल्कुल इसके ऊपर आएगा। लेकिन Im कहाँ हो जाएगा? Im की वैल्यू कम है, Vm की वैल्यू ज्यादा है। Im की वैल्यू कम है, लेकिन दोनों कैसे हैं बेटा? सेम फेज में है। दोनों किस में है? सेम फेज।
ये क्या हो जाएगा हमारे पास में आई। तो ये हो गया बेटा हमारे पास में फेजर डायग्राम किसका, वोल्टेज का एंड करंट का। इसके अलावा एक डायग्राम और बनाएंगे बेटा हम लोग जिसको बोलते हैं वेव डायग्राम। क्या बोलते हैं उसको, वेव डायग्राम। कि सर वेव डायग्राम कैसे बनाते हैं, देखो वेव डायग्राम ऐसे बनाते हैं। मान लो यहाँ ले लेता हूं मैं वोल्टेज और क्या ले लेता हूं साथ में करंट, और यहाँ ले लेता हूं टाइम। क्या ले लिया मैंने साथ में, टाइम। अच्छा v क्या है सर, Vm sin ओमेगा t। तो साइनोसॉइडल है, साइनोसॉइडल का ग्राफ कैसे बनता है कि सर ऐसे बनता है ओमेगा t के लिए। तो ये बताओ ये क्या होगा कि सर ये होगा पाई, और ये क्या होगा बोलो कि सर ये होगा 2 पाई। अच्छा ये मान लो v है, ये क्या है मेरे पास में Vm है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। लेकिन करंट का अगर मैं इसी के अंदर बनाता हूं तो करंट देखो फेज डिफरेंस कितना है 0, लेकिन करंट की वैल्यू वोल्टेज से कम है, करंट की वैल्यू वोल्टेज से क्या है कम है। इसका मतलब देखो साथ में तो 0 होगा, साथ में मैक्सिमम, साथ में 0, साथ में मैक्सिमम, साथ में 0, लेकिन करंट की वैल्यू बेटा थोड़ी सी कम आएगी। तो ये हो गया मेरे पास में Im, ये हो गया मेरे पास में V, ये हो गया मेरे पास में I। बोलो बेटा दिख रहा है ना, दिख रहा है, ठीक। करंट क्या है मैक्सिमम वोल्टेज से थोड़ा सा कम है। बोलो आगे बात यहाँ तक समझ में नहीं आ गई, क्लियर है। अच्छा सर ठीक है, अब आओ नीचे। अब बनाते हैं बेटा ग्राफ किसके बीच में, रेजिस्टेंस और फ्रीक्वेंसी के बीच में। रेजिस्टेंस और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ बनाओ। कि सर ये क्यों बना रहे हो, ये रेजिस्टेंस है ये फ्रीक्वेंसी है। बताओ क्या रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है क्या, रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है क्या, नहीं कर रहा। रेजिस्टेंस डिपेंड ही नहीं कर रहा फ्रीक्वेंसी पे। इसका मतलब ग्राफ कैसा आएगा इसका, कांस्टेंट। रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, इसका मतलब रेजिस्टेंस को आप एसी में लगाओ चाहे डीसी में लगाओ कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। इसका जो काम है ये वही काम करेगा, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड ही नहीं करता। अरे एसी और डीसी में मैं लॉजिक से बात करता हूं तो बताओ डिफरेंस कहां पे आता है, फ्रीक्वेंसी में आता है। अगर मैं मैथमेटिकली देखूं तो एसी की फ्रीक्वेंसी कितनी है, कुछ ना कुछ है, डीसी की फ्रीक्वेंसी कितनी है 0। तो भाई ये तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। इसीलिए आज से पहले आपने बेटा ओनली रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था, अब आपने 12th में क्या पढ़ा है, कैपेसिटर और इंडक्टर के बारे में पढ़ा है, क्योंकि ये इस पर डिपेंड ही नहीं करता। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही। नेक्स्ट निकालेंगे बेटा हम लोग पावर, कि भाई इसमें कितनी पावर कंज्यूम होती है। नेक्स्ट निकालेंगे पावर, इसको नोट कर लो एक बार, पावर का छोटा सा डेरिवेशन करते हैं उसको। अब देखेंगे बेटा हम लोग पावर के बारे में, अब बात करेंगे इसकी पावर की। अच्छा पावर का फॉर्मूला क्या है सर, कि पावर का फॉर्मूला होता है VI। पावर का फॉर्मूला क्या होता है VI, या फिर I उसका किसी भी कर सकते हैं। P इज इक्वल टू क्या होता है VI। अच्छा लेकिन V तो हमने निकाला सर, V कितना आया बोलो, कि सर V आया सर Vm sin ओमेगा t। अच्छा I कितना आया, Im sin ओमेगा t, ठीक है सर। तो Vm और Im को एक साथ लिख लो, तो पावर इज इक्वल टू Vm Im साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी क्या हो जाएगा बोलो, कि सर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अबे साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी कितना हो गया, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। अच्छा V कितना है सर, रेजिस्टेंस के लिए कर रहे हैं तो इसमें रेजिस्टेंस आना चाहिए, तो Vm इज इक्वल टू कितना हो गया Im इंटू में R। तो Vm की जगह मैं Im इंटू R लिख देता हूँ, तो P इज इक्वल टू Im इंटू R इंटू में Im साइन स्क्वायर ओमेगा टी। Im इंटू Im क्या हो जाएगा, कि सर Im इंटू Im हो जाएगा Im स्क्वायर R साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है सर। अब हम क्या करेंगे, हम एवरेज पावर निकालेंगे किसके लिए, कंप्लीट साइकिल के लिए। पूरी कंप्लीट साइकिल में कितनी पावर कंज्यूम होती है। तो एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या होगा, कि सर एवरेज पावर का फॉर्मूला हो जाएगा इंटीग्रेशन Im स्क्वायर R साइन स्क्वायर ओमेगा टी अपॉन में dt। समझ वाली बात नहीं आ रही, ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा बोलो, हमारे पास में एवरेज पावर का फॉर्मूला हो जाएगा। बिल्कुल सही है। लिमिट कहां से कहां तक लगाएंगे, कि सर 0 से t तक लगाएंगे, वही कंप्लीट साइकिल के लिए, तो 0 से t तक लगा दो। तो बताओ क्या आ जाएगा बाहर, कि सर P एवरेज इज इक्वल टू बाहर आ गया Im स्क्वायर R अपॉन में t। t लिख दो उसको, dt की जगह t, अरे dt की जगह t लिख सकते हैं ना। अपर लिमिट dt का इंटीग्रेशन क्या होगा t, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या हो जाएगा I स्क्वायर R अपॉन में t। आगे बात समझ में। अच्छा अब देखना इंटीग्रेट किसका करना है, कि सर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। बेटा देखो 3 सर्किट पढ़ाऊंगा, तीनों के अंदर पावर बिल्कुल सेम होगा, पावर बिल्कुल सेम होगा, यानी इसका इंटीग्रेशन होगा हर बार। तो इसका इंटीग्रेशन मैं आपको करके बता रहा हूँ इस बार, आगे फिर आप देख लेना है ना, यानी इजी है, सेम है, पावर तीनों सर्किट में सेम है। तो इसका इंटीग्रेट करके दिखा रहे हैं खाली हम लोग, खाली क्या करके देख रहे हैं,
साइन स्क्वायर ओमेगा टी। मैंने कहा स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप कर ही नहीं सकते, नहीं कर सकते तो भाई वो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, याद हो तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का फॉर्मूला क्या होता है कि सर 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन में 2, ये बताया था नहीं बताया था, ये 0 से t, तो 2 को तो बाहर निकाल लो कि सर ठीक है 1/2 तो बाहर आ गया, अंदर क्या रह जाएगा बोलो, अंदर रह जाएगा 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी इंटू में डी टी, लिमिट लगा दो 0 से लेके t तक, तो कितना हो जाएगा बोलो 1/2, 1 का इंटीग्रेशन डी टी के साथ में क्या होगा बोलो t, डी टी का इंटीग्रेशन t माइनस कोस थीटा का इंटीग्रेशन कर रहे हैं बेटा, किसका कर रहे हैं कोस, तो कोस का क्या होता है साइन, कोस थीटा का इंटीग्रेशन कर दूंगा तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पर साइन 2 ओमेगा टी अपॉन इंटीग्रेशन में डिवाइड करते हैं, डिवाइड किसको करते हैं सर टी के साथ में बेटा जो भी कुछ है उसको डिवाइड कर दे, क्या है 2 ओमेगा, तो 2 ओमेगा से इसको डिवाइड कर दे, कर दी डिवाइड, ये लिमिट लगा ले 0 से कैपिटल टी, लिमिट लगा दो, तो बेटा लिमिट कैसे लगाओगे बेटा 1/2 स्मॉल टी की जगह लिखोगे आप लोग कैपिटल टी माइनस साइन 2 ओमेगा स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी अपॉन में 2 इंटू में ओमेगा, ये तो लग गई इसकी अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट में क्या लगाओगे बोलो टी की जगह क्या लिखोगे अब इस बार 0, तो टी की जगह 0 लिखोगे 0 माइनस साइन 2 ओमेगा टी, टी की जगह 0 आएगा, तो 0 2 ओमेगा से मल्टीप्लाई हुआ कितना हो जाएगा बोलो 0, और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो 0 के नीचे आप कुछ भी रख लो सब कुछ क्या आएगा 0, इसका मतलब लोअर लिमिट कितनी आएगी हमारे पास 0 आएगी, तो इसको लेके नहीं लिखें एक ही बात है, मत लिखो उसको, लोअर लिमिट कितनी आएगी बेटा हमारे पास में 0 आएगी, तो जरूरी नहीं है हम उसको लिखें, समझ गए। अब क्या करते हैं बेटा ओमेगा की वैल्यू पुट कर देते हैं, ओमेगा की वैल्यू पुट कर दो t माइनस साइन 2, ओमेगा की वैल्यू कैसे पुट करोगे कि सर ये तो हमें आती है 2π/2 इंटू में ये इंटू में 2 इंटू में 2π/t, बोलो बात समझ आ गई हो तो आ गई क्या, तो सर t से तो t चला गया, t से तो कौन चला गया t चला गया, ठीक है। अच्छा तो 1/2 t माइनस साइन 2 और 2 कितने पाई हुए बोलो कि सर साइन 4 पाई हो गए, कितने हो गए साइन 4 पाई, और क्या बचा इंटू में t अपॉन में नीचे 4 पाई, भाई ये है ना 2, ये 4 पाई से 4 पाई मत काट देना, ये साइन के साथ में एंगल है, यहाँ पर ये नीचे है, समझ में आ रही बात नहीं आ रही है, तो साइन 4 पाई अपॉन में ये, अच्छा साइन 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है बताओ, साइन 4 पाई की वैल्यू होती है बेटा 0, कि सर आपको कैसे पता, अबे मेरे को नहीं पता भाई, 0 से चला तो 0 से घूम के वापस कब आएगा 2 पाई पे, यानी 0, 2 पाई के बाद वापस कब आएगा 4 पाई पे, यानी 4 पाई पे वैल्यू कितनी होती है 0, तो ये 0, इस 0 को पूरे से मल्टीप्लाई करोगे 0, किसी का भी डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 0, यानी आंसर कितना आएगा इसका t/2, यानी आंसर कितना आएगा मेरे पास में t/2, तो ये वाला आंसर आप डायरेक्ट भी बेटा याद रखेंगे कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी का जो इंटीग्रेशन है वो कितना होता है t/2, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का जो इंटीग्रेशन है वो कितना होता है t/2, ये वाला पोर्शन नोट कर ले पहले एक बार, है ना उधर कोने में नोट कर ले, इसको रेस करूंगा मैं, बार बार हमें इसको करने की जरूरत नहीं पड़ती है, अपन डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इसको, एग्जाम में भी, एग्जाम में कैसे लिख सकते हैं डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको, आंसर इसका समझ आ गई बात नहीं आ गई, तो हटा देता हूँ इसको, देखो रेस कर देता हूँ, अगर आपने नोट कर लिया होगा पोस्ट करके आई हो तो चलो हटाते हैं वापस आते हैं, यानी t/2 आया, कितना आ गया हमारे पास में t/2, यानी इसकी वैल्यू आती है हमारे पास t/2, मेरा लिख देता हूँ कि भैया साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू कितनी आई हमारे पास में t/2, लिमिट 0 से t, खत्म कहानी, तो p एवरेज क्या आ गई बोलो, p एवरेज इज इक्वल टू im स्क्वायर r अपॉन में t इंटू में साइन स्क्वायर ओमेगा टी, बताओ कितना लिख दो इसकी जगह कि सर t/2 लिख दो, कितना लिख दो t/2, तो बताओ t से तो t चला गया, तो क्या बच गया p एवरेज इज इक्वल टू कि सर p एवरेज बच गया हमारे पास में im स्क्वायर r बाई 2, p एवरेज कितना बच गया im स्क्वायर बाई 2, बोलो यहां तक अगर क्लियर तो क्लियर है। अब बेटा ये आ गई हमारे पास एवरेज पावर किसके लिए, रेजिस्टेंस के लिए, मैक्सिमम करंट की फॉर्म में आई है, इसको मैक्सिमम की जगह आरएमएस की फॉर्म में लिखना चाहो तो आरएमएस की फॉर्म में लिख लो, कि सर आरएमएस की फॉर्म में कैसे लिखें, मुझे तुम खुद ही बताओ कि im बराबर क्या होता है, im बराबर होता है IRMS इंटू में √2, तो im स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा बोलो कि सर im स्क्वायर बराबर IRMS का स्क्वायर इंटू में 2, अबे √2 का स्क्वायर 2 होता है, समझ गए, तो im स्क्वायर यहाँ वैल्यू पुट कर दो, तो p एवरेज इज इक्वल टू IRMS का स्क्वायर इंटू में 2 इंटू r अपॉन में 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो p एवरेज का फॉर्मूला आ गया मेरे पास रेजिस्टेंस के लिए IRMS का स्क्वायर इंटू में r,
बेटा P का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर इंटू में आर। तो P का जो फॉर्मूला हम यूज करते थे आज से पहले डीसी में, P का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते थे, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो जो आई स्क्वायर जो होता था वो कौन सा करंट होता था मेरे पास में, आई आर एम एस। किसके लिए, रेजिस्टेंस के लिए। तो रेजिस्टेंस के लिए एवरेज पावर कितनी होती है, आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर। यानी इसमें कुछ ना कुछ पावर जाएगी भाई, रेजिस्टेंस लगाओगे आप तो पावर जाएगी। आपने देखा होगा रेजिस्टेंस लगाने के बाद सर्किट हमारा हीटअप करने लग जाता है। अच्छा सर, लेकिन एवरेज करंट कितना होता है कंप्लीट साइकिल के लिए, जीरो। एवरेज वोल्टेज कितना होता है, जीरो। लेकिन एवरेज करंट जीरो नहीं होता, क्यों? एवरेज करंट जीरो नहीं होता क्यों? अच्छा, एवरेज करंट जीरो नहीं, सॉरी, एवरेज पावर जीरो नहीं होती। एवरेज पावर जीरो नहीं होती। एवरेज पावर जीरो क्यों नहीं होती? क्योंकि बेटा यहाँ पर क्या है, आई आर एम एस का स्क्वायर। किसका स्क्वायर है, आई आर एम एस का स्क्वायर। इसका मतलब ये जो पॉजिटिव वैल्यू थी और नेगेटिव, तो नेगेटिव को भी क्या कर देगा, ये पॉजिटिव कर देगा। नेगेटिव को भी क्या कर देगा, ये पॉजिटिव। मतलब इसका ग्राफ कैसे आएगा सर, इसका ग्राफ ऐसे चलेगा कि पॉजिटिव पॉजिटिव, बिल्कुल इसका ग्राफ बिल्कुल ऐसे चलेगा। किसका, पावर का। क्या सर नेगेटिव में क्यों नहीं जा रहा? अबे भाई आई आर एम एस का स्क्वायर है, करंट का स्क्वायर है, और करंट एक बार पॉजिटिव होता है एक बार नेगेटिव होता है, तो पावर हमेशा कैसी आ रही है इसके अंदर, पॉजिटिव। ये हो जाता है बेटा आपका पूरा कंप्लीट प्योर रेजिस्टिव सर्किट। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई? व्हेन एसी वोल्टेज अप्लाइड टू अ प्योर रेजिस्टेंस देन इट इज नोन एज द प्योर रेजिस्टिव सर्किट। सेम फेज में चलते हैं, सब कुछ सेम है, आपके समझ में आ गया होगा। आई होप ये डायरेक्ट में यूज करूंगा, पावर अब हम किसी सर्किट में नहीं निकालेंगे, तीनों के अंदर सेम है। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं बेटा प्योर इंडक्टिव सर्किट, यानी इंडक्टर के साथ में हम किसको जोड़ देंगे, एसी सोर्स को जोड़ देंगे। इंडक्टर कहाँ है सर, ये रहा आपका इंडक्टर। इंडक्टर के साथ में किसको जोड़ दो आप, इंडक्टर के साथ में जोड़ दो सर एसी सोर्स को। ये जोड़ दिया एसी सोर्स, तो वोल्टेज कितना लेंगे कि सर V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। अरे वोल्टेज कितना लेंगे, V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी ले लिया मैंने। फाइंड क्या करना है मेरे को, करंट फाइंड करना है। तो करंट फाइंड करना है, ये इंडक्टर है ऑफ इंडक्टेंस L। अच्छा, करंट कैसे फाइंड करें सर? तो वोल्ट ईएमएफ का अगर आपको फॉर्मूला पता हो तो ईएमएफ का फॉर्मूला होता है माइनस के एल डी आई अपॉन डी टी। बेटे पुराने वाले चैप्टर से आता है ना, जिन्होंने पहला चैप्टर नहीं पता कोई टेंशन नहीं है, उसका भी वन शॉट पड़ा हुआ है, जाके देख सकते हो। इंडक्टर एल इनटू में करंट में चेंज, तो ये ईएमएफ का फॉर्मूला आता है यहाँ से, E इज इक्वल टू माइनस के एल डी आई अपॉन डी टी। अगर मैं मैग्नीट्यूड लिखूं खाली तो यहाँ से यहाँ पे कौन साइन आ जाएगा, बोलो प्लस का साइन आ जाएगा, यानी ईएमएफ इज इक्वल टू एल इनटू में डी आई अपॉन डी टी। और ईएमएफ को ही हम लोग वोल्टेज बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ईएमएफ को क्या बोलते हैं हम लोग, V। ठीक है, तो मुझे निकालना क्या है बेटा, करंट निकालना है। तो एक काम करो, इसको इधर ले आओ, E इंटू में डी टी इज इक्वल टू डी आई इंटू में एल है तो अपन में क्या कर दो, एल कर दो। अपन में क्या कर देंगे, एल कर देंगे। तो इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, डी आई इज इक्वल टू ई। ई की जगह ये यार ये ई के बराबर है, ईएमएफ या फिर वोल्टेज, तो वी एम ये डायरेक्ट लिखूं मैं, वी इंटीग्रेशन डी टी अपॉन में एल। ठीक है, सॉरी वी डी टी अपॉन में एल। अब क्या करना है, मेरे को करंट निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। करंट निकालने के लिए इंटीग्रेशन कर दो, तो इसका तो क्या रह जाएगा आई, इधर क्या हो जाएगा बोलो कि सर वी डी टी अपॉन में एल। कि सर एल बाहर क्यों लिखा है, क्योंकि कांस्टेंट है, बाहर लिख दो इसको। अब क्या करना है बेटा, करंट निकालना है, ये लो करंट निकाल लो। इसमें क्या करना है, तो वी की जगह लिख दोगे, बोलो कि सर वी एम साइन ओमेगा टी डी टी अपॉन में एल। तो एल को अलग से लिख लेता हूं मैं, तो आई एम इज इक्वल टू, यहाँ से वी एम बाहर आ जाएगा कि सर बिल्कुल आ जाएगा, वी एम अपॉन एल इंटीग्रेशन क्या बचा बोलो, साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। ठीक है बेटा, अब देखो देखें यहाँ पर आई एम इज इक्वल टू वी एम अपॉन एल। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, कि सर साइन ओमेगा टी का होता है माइनस के कोस ओमेगा टी अपॉन टी के साथ में क्या है, ओमेगा है, तो ओमेगा से क्या कर दो, इसको डिवाइड कर दो। ठीक है, तो आई एम इज इक्वल टू बोलो क्या आएगा, वी एम अपॉन ओमेगा को बाहर लिया हो तो ओमेगा इंटू एल माइनस के कोस ओमेगा इंटू में टी। ये बेटा ये आ गया माइनस की कोस ओमेगा टी। क्या आ गया, माइनस की कोस ओमेगा टी। चाहो तो माइनस साइन बाहर भी निकाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बेटा कोस ओमेगा टी, लेकिन यार अपने को भाई ये आगे करंट, तो ये किसकी वैल्यू आ गई मेरे पास, करंट की वैल्यू आ गई। तो करंट की वैल्यू क्या आई है, वी एम अपॉन ओमेगा एल इंटू में कोस ओमेगा टी। अब कंपेयर कैसे करूं मैं यार इसको, यहाँ पर तो है हमारे पास वी एम साइन ओमेगा टी और यहाँ आ रहा है कोस ओमेगा टी, तो कंपेयर कैसे करें, कंपेयर तो सेम को कर सकते हैं। तो कोस ओमेगा टी को मैं साइन ओमेगा टी में कन्वर्ट कर लेता हूँ, कोस ओमेगा टी को मैं किसके अंदर कन्वर्ट कर लेता हूँ, साइन थीटा के अंदर। की कर सकते हैं कि देखते जाना बेटा कैसे करते हैं। एक नया फॉर्मूला आएगा, वी एम अपॉन ओमेगा एल। कोस ओमेगा टी को साइन ओमेगा टी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कोस ओमेगा टी को साइन ओमेगा टी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। देख कोस थीटा है, कोस थीटा को मैं ऐसे माइनस साइन लगा ले पहले, साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस
थीटा। साइन को पाई बाई टू माइनस थीटा करो या पाई बाई टू प्लस थीटा करो, क्या आता है? कॉस थीटा आता है। साइन पाई बाई टू माइनस थीटा या फिर साइन पाई बाई टू प्लस थीटा, आंसर क्या आता है? कॉस थीटा। तो यहाँ पर कॉस थीटा था तो मैंने क्या कर दिया? साइन पाई बाई टू माइनस थीटा। कि सर माइनस क्यों किया, प्लस क्यों नहीं किया? देखो एक बात बताओ, यहाँ पर क्या है? वी एम साइन ओमेगा टी, ठीक है सर। और यहाँ पर क्या आ रहा है हमारे पास में? साइन ओमेगा टी किस में आ रहा है बेटा? माइनस में। और पहले से ही एक माइनस का साइन चल रहा है। अगर इस माइनस को मैं अंदर पहुंचा देता हूं तो ओमेगा टी तो किसका हो जाएगा? प्लस का। और ओमेगा टी हमें प्लस में चाहिए, कंपेयर करना आसान। देखना एक बार देखते हो, चलो बेटा आई एम इज इक्वल टू, अबे आई एम क्यों लिखने लग गए इसमें? आई आएगा, सॉरी आई आएगा ना बेटा, गलती हो गई, कोई बात नहीं, माफ करना, हमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आई एम इज इक्वल टू, देखो वी एम अपॉन ओमेगा एल इनटू में देखना एक बार, इनटू में साइन, माइनस साइन को अंदर ले गया तो क्या हो जाएगा बोल? ओमेगा टी तो प्लस का और पाई बाई टू किसका हो गया? माइनस का। ओमेगा टी तो प्लस का हो गया और पाई बाई टू किसका हो गया? माइनस का हो गया। बोलो बात आगे समझ में नहीं आ गई? यहां तक क्लियर है? ओमेगा टी प्लस का ये हो गया माइनस का, ठीक है सर। अब क्या करोगे? अब कुछ ही मत करो। अब मुझे एक बात बताओ, आई का फॉर्मूला क्या होता है? कि सर आई का फॉर्मूला तो वी अपॉन आर होता है। और आई एम का फॉर्मूला क्या होता है? कि सर वी एम अपॉन आर होता है। आई एम का फॉर्मूला होता है वी एम अपॉन आर। अब यहाँ पर वी एम अपॉन में क्या आ रहा है? कुछ ना कुछ आ रहा है। वी एम अपॉन में क्या आ रहा है? कुछ ना कुछ आ रहा है। वी एम अपॉन में कुछ ना कुछ, इस कुछ ना कुछ को रेजिस्टेंस बोलेंगे। ये कुछ ना कुछ किसकी तरह बिहेव करेगा? रेजिस्टेंस की तरह। कि सर ऐसे कैसे करेगा? क्योंकि ये रेजिस्टेंस की जगह पर है। अरे रेजिस्टेंस की जगह पर है तो किसकी तरह बिहेव करेगा? ये रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा। तो आई इज इक्वल टू, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, वी एम अपॉन, इस रेजिस्टेंस को बोलेंगे बेटा हम लोग एक्सेल से। किससे बोलेंगे? एक्सेल। एक्सेल क्या होता है? एक्सेल को बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। कोई टेंशन नहीं, आराम से। एक्सेल को क्या बोलते हैं? इंडक्टिव रिएक्टेंस। अबे भाई इसके पास भी तो अपना रेजिस्टेंस होगा नहीं होगा? अगर ये भी नाम अपना रेजिस्टेंस रख लेता तो रेजिस्टेंस को ऐसे लगता कि इसने कॉपी किया है, इसलिए इसने कहा कि भाई अपन तो नाम रखेंगे एक्सेल, मतलब अपन नाम रखेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या नाम रखेंगे अपन? इंडक्टिव रिएक्टेंस नाम रखेंगे भाई, अपन नाम रखेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो इन्होंने नाम रख लिया अपन इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या काम करता है? करंट को रोकने का। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या काम करता है? करंट को अपोजिट डायरेक्शन फ्लो कराने का। और एक्सेल की वैल्यू किसके बराबर है? ओमेगा एल के बराबर है। अभी देखते हैं अपन लोग, तो वीएम अपॉन ओमेगा, वीएम अपॉन एक्सेल, यानी ये पूरा किसकी तरह बिहेव करेगा बेटा? ये पूरा बिहेव करेगा किसकी तरह? आई एम की तरह। यानी इसको मैक्सिमम करंट लिख देता हूं, पहले इक्वेशन बना देता हूं। तो आई इज इक्वल टू आई एम साइन, आई इज इक्वल टू आई एम साइन, एक मिनट रुक जाओ, आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू और V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। अब देख ले बेटा, अब कंपेयर करने में थोड़ा सा मजा आ जाएगा। अब कंपेयर करने में मजा आ जाएगा कि सर इतने सालों से आप 5 5 5 5 5 बोल रहे थे, ये आगे देख 5 ओमेगा टी माइनस 5 ओमेगा टी माइनस 5 आगे नहीं आ गया। अब ध्यान से सुनो वापस, कुछ भी नहीं किया हम लोगों ने, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों के? यहाँ तक भी आ गया, यहाँ तक भी आ गया कि सर वी एम अपॉन ओमेगा एल को आपने क्या लिख दिया? आई एम लिख दिया, यानी मैक्सिमम करंट। समझ आ गई बात? नहीं आ गई? ओमेगा एल को क्या बोलते हैं? इंडक्टिव रिएक्टेंस। वापस डिस्कस कर लेंगे। यहाँ तक पहले बताओ क्लियर है कि नहीं है? अच्छा, इससे क्या पता चल रहा है? इससे पता चल रहा है कि वोल्टेज का फेज एंगल कितना है? ओमेगा टी। और करंट का फेज एंगल कितना है? ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। यानी वोल्टेज अगर ओमेगा टी से है तो करंट कितना पीछे चल रहा है? बोलो, पाई बाई टू से पीछे चल रहा है। अरे वोल्टेज कितना चल रहा है? ओमेगा टी से, तो करंट क्या चल रहा है? ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। यानी फेज डिफरेंस कितना आ गया इसके अंदर? इसके अंदर फेज डिफरेंस आ गया बेटा पाई बाई टू का। फेज डिफरेंस कितने का आ गया इसके अंदर? पाई बाई टू का। और कौन आगे चल रहा है? आगे तो सर वोल्टेज चल रहा है, तो करंट क्या चल रहा है? पीछे। इसका मतलब ये इंडक्टर भी रेजिस्टेंस की तरह ही काम कर रहा है, लेकिन रेजिस्टेंस जो है वो बेटा सेम फेज में चलाता था, गद्दारी नहीं करता था। ये तो इसको क्या करता है? अपने पीछे पीछे चलाता है। और कितने एंगल पीछे चलाता है? पाई बाई टू पीछे चलाता है। समझ में आई बात? नहीं आई? तो फेजर डायग्राम बनाने से पहले मैं आपको बता देता हूं आईएम के बारे में। अब क्या निकालेंगे हम लोग? मैक्सिमम करंट। मैक्सिमम करंट, ये सर मैक्सिमम करंट का फॉर्मूला भी आपने लिख दिया, आई एम इज इक्वल टू वी एम अपॉन ओमेगा एल। ओमेगा एल इज लाइक एज अ रेजिस्टेंस, तो इट विल बिहेव एज अ रेजिस्टेंस एंड दिस इज नोन एज द इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं इसको? इंडक्टिव रिएक्टेंस।
यानी इंडक्टर का रेजिस्टेंस। तो इसका दूसरा नाम होता है इंडक्टेंस रेजिस्टेंस। इसको रिप्रेजेंट करते हैं भाई एक्सएल से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्सएल से। या तो एक्सएल किसके बराबर हो गया सर? ओमेगा एल के बराबर हो गया। अरे भाई ध्यान सुनना, एक्सएल किसके बराबर हो गया? ओमेगा एल के बराबर हो गया। एक्सएल क्या है? रेजिस्टेंस है, तो इसकी यूनिट भी क्या होगी कि सर इसकी यूनिट ओम होनी चाहिए। अगर आप कह रहे हो तो बिल्कुल ओम है। अगर ये रेजिस्टेंस है तो इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए? ओम होनी चाहिए। तो ओम ही तो है यूनिट ओम ही तो है, यूनिट ओम है। ठीक है सर। ओमेगा क्या है बोलो? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एल क्या है? इंडक्टेंस। अच्छा सर इसको उस वाली फ्रीक्वेंसी में लिखो, उस वाली फ्रीक्वेंसी में लिखो, तो उस वाली फ्रीक्वेंसी में लिख लेते। एक्सएल बराबर ओमेगा की जगह क्या लिख सकता है? 2 पाई एफ इंटू एल। अब देख बेटा जादू, जादू दिखाता हूं तेरे को। रेजिस्टेंस हमने पढ़ा, तो हमने रेजिस्टेंस को जब पढ़ा तो हमने देखा कि रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड ही नहीं करता। मतलब आप रेजिस्टेंस को एसी में लगाओ चाहे डीसी में लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इंडक्टर फ्रीक्वेंसी पे क्या करता है? डिपेंड करता है। मतलब एसी में अगर लगाएंगे इंडक्टर, तो एसी में तो बेटा इंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, यानी फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी इंडक्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। इंडक्टेंस का मतलब क्या हो गया? इंडक्टिव रिएक्टेंस का मतलब यानी रोकना। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी ये कोशिश करेगा कि उतना ही ज्यादा करंट को अपोज करवाऊं। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी एसी में, ये सोचेगा करंट को उतना ही ज्यादा अपोज करवाऊं। देख कैसे, देख देख, ये सोचेगा उतना ही ज्यादा क्या करवाऊं? अपोज करवाऊं। पहले नोट कर ले इसको, कर लो बेटा नोट, कर लिए। अब देखो देख बेटा, देख फ्रीक्वेंसी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा करंट कैसे फ्लो होता है? अल्टरनेटिंग करंट के सर ऐसे 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 फ्लो होता है। ठीक है सर। अल्टरनेटिंग करंट के अंदर जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी इंडक्टिव रिएक्टेंस उतना ही ज्यादा, इसका मतलब उतना ही ज्यादा अपोज करवाना चाहेगा। मान के चल ले इंडक्टिव रिएक्टेंस तेरा यहाँ पे बैठा है, ये क्या कहता है? इंडक्टिव रिएक्टेंस ये कह रहा है जैसे ही करंट यहाँ पर आएगा, जैसे ही करंट यहाँ पर आएगा, जैसे ही करंट यहाँ आएगा, मैं इसको घुमाने की कोशिश करूंगा, यानी अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करवाना चाहूंगा। तो देख जितनी ज्यादा मैं फ्रीक्वेंसी रखवाऊंगा उतना ही ज्यादा रिएक्टेंस है, यानी रेजिस्टेंस है। यानी ये जितनी तेज तेज आएगा, ये जितनी बार इस पॉइंट पर आएगा, जितनी बार इस पॉइंट पर आएगा, उतनी ही बार ये घुमाएगा उसको। समझ रहा है? अब सोच, फ्रीक्वेंसी में कर देता हूं कम, ये ले फ्रीक्वेंसी कर दी मैंने कम, तो ये कहां पर बैठा हुआ है? ये तो हर जगह बैठा हुआ है। ये देखो, अच्छा यहां आया, तो यहां पर ये घुमाएगा एक बार, चलो फिर आराम से सन्नाटा खींच गया, कुछ मतलब नहीं, कुछ मतलब नहीं, कुछ, फिर यहां देखेगा और आगे वापस, फिर वापस घुमाएगा, चलो फ्रीक्वेंसी कम है इसकी, इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। ये देख भाई बहुत बिजी काम, दिवाली की सीजन आ गई, समझ गया? अब देख डीसी की बात करता हूं मैं। इंडक्टर को आज से पहले हमने क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि डीसी में देख इंडक्टर कैसा हो जाएगा। देख डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी कितनी होती है बता? कि सर डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी होती है 0। डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 0। अच्छा फ्रीक्वेंसी अगर 0 है तो एक्सएल भी कितना हो गया बोल? 0। अरे फ्रीक्वेंसी 0 है तो एक्सएल कितना हो गया डीसी के लिए? 0 हो गया। इसका मतलब ये कहां पर बैठा है भाई? ये बैठा है सर यहां पर, ये बैठा है यहां पर। ये क्या कहता है भाई? यहां आ गए अगर आप तो हम आपको घुमा देंगे, अगर आप यहां आ गए तो हम आपको घुमा देंगे। अब देख डीसी में देख आएगा 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 आएगा, यहाँ बैठा हुआ देख, यहाँ बैठा हुआ देख, आएगा 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 कभी आएगा ही नहीं। अरे डीसी वाला कभी आएगा क्या बताओ? डीसी वाला कभी नहीं आएगा, वो तो सीधा चलता हुआ जा रहा है। जब सीधा चलता हुआ जा रहा है, वो नीचे देख ही नहीं रहा, तो ये क्यों इसको रोके? क्यों रोके इसको? वो नीचे देख ही नहीं रहा, डीसी सीधा चल रहा है। डीसी में फ्रीक्वेंसी 0 है, और डीसी में अगर फ्रीक्वेंसी 0 है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस 0 होगा। इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना होगा? 0 होगा। तो जब इंडक्टिव रिएक्टेंस 0 है, इसका कुछ काम ही नहीं आ रहा, तो क्यों पढ़ते हैं इसको आज से पहले? इसलिए इसको पहली बार पढ़ा। क्यों पढ़ा? क्योंकि ये वही अल्टरनेटिंग करंट में फ्रीक्वेंसी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब बेटा देख ग्राफ बना ले इसका, इसका ग्राफ बना, ग्राफ बना, ग्राफ बना, तो सर ग्राफ बना लो, ये ले लो एक्सएल, ये ले लो फ्रीक्वेंसी। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब ग्राफ सीधा बनेगा। ग्राफ कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। यानी फ्रीक्वेंसी आप बढ़ाते जा रहे हो, इंडक्टिव रिएक्शन बढ़ता जा रहा, 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 बढ़ता जा रहा। समझ गया? ये देख फ्रीक्वेंसी कम है, ओहो, क्योंकि ये तो यहाँ पर है ना, यहाँ देख आई नहीं रहा, देखा आएगा आएगा आएगा, जिस या त्रिश यहाँ कर दिया, और डीसी में बैठे रहे, उम्र निकल गई, बूढ़ा हो गया, कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए इंडक्टिव रिएक्टेंस समझ में आगे नहीं आ गया बेटा? रिएक्टेंस का मतलब क्या होता है? करंट को रोकना। क्लियर हो जानी चाहिए। ये किसके बारे में बात बताई मैंने आपको? इंडक्टर के बारे में। अब अभी तो फेजर डायग्राम हो रहे, फेजर डायग्राम हो रहे भाई, जल्दी से नोट कर लो फटाफट। फील दिलाने लग गया, मैं सोच रहा ये वाली काम मैं डिटेल वाली वीडियो में करूंगा, अभी नहीं कर रहा। अब देख फटाफट खींचता हूँ, लेकिन मजा आ गया होगा। देखो वीडियो लंबी है, यहाँ तक आप पहुंचे हो तो आनंद की अनुभूति आपको हो गई होगी, और अभी तो और होगी। हो सकता है इसको 2 पार्ट में अपन कर देंगे,
बहुत लंबा हो जाएगा वरना वीडियो, ठीक है ना। चलो अब सर फेजर डायग्राम बना दो। तो V बताओ, V कितना आया, Vm sin ओमेगा t। अच्छा सर I कितना आया, Im sin ओमेगा t माइनस π/2। ठीक है सर, मजा आ गया। फेजर डायग्राम बनाओ सर इसका। ले बेटा फेजर डायग्राम ले, ये देख। किसका बनाएंगे सबसे पहले बोल, सबसे पहले बनाएंगे सर V का। तो ये क्या हो जाएगा, Vm कितना एंगल है बता, ओमेगा t। ये ले ओमेगा t। करंट कितना है सर, करंट तो ओमेगा t माइनस π/2 है। करंट कितना है, ओमेगा t माइनस π/2। इसका मतलब ये ओमेगा t एंगल है, तो इसमें से अगर π/2 में माइनस कर देता हूं तो ये हो जाएगा एंगल। समझ आ रही बात नहीं कि ये एंगल देखो, यहाँ पर ओमेगा t है, यहाँ पर क्या है, ये ओमेगा t। ओमेगा t में से मैं π/2 पीछे चला जाता हूँ तो 90 डिग्री का एंगल बन गया। इसका मतलब ये क्या बन जाएगा बोलो हमारे पास में, कि सर ये बन जाएगा करंट। करंट को कम रखना है, वोल्टेज को ज्यादा रखना है। कि ज्यादा क्यों रखना है, क्योंकि देख Vm ओमेगा Im की वैल्यू कम है, Vm की वैल्यू ज्यादा है, इसलिए करंट को कम रखना है। समझ आ गई बात नहीं आ गई, ठीक है सर। ये हो गया हमारे पास फेजर डायग्राम। किसका फेजर डायग्राम हो गया बताओ, ये फेजर डायग्राम हो गया हमारे पास में इंडक्टर का। वेव डायग्राम और बना दो सर, ले वेव डायग्राम और बना ले। इसी में बना रहा हूँ, किसी में ही तुम्हें अलग बनाना है भाई, तुम्हें अलग बनाना है, मैं तो इसी में बना रहा हूँ, तुम्हें अलग बनाना है। यहाँ पर क्या लूंगा बोलो, कि सर आई ले लो, वी ले लो, और यहाँ पर क्या लूंगा बोलो, यहाँ पर सर टाइम ले लो। पहले किसको बनाऊंगा, वी को। ये बना दिया मैंने वी। ये क्या है बोल, कि सर ये पाई है, ये क्या है π/2, ये कितना है 2π, ये क्या है बोल वी। करंट बता π/2 से पीछे चल रहा है। π/2 से पीछे चलने का मतलब है, ये देखिए π/2 है, ये 0 से लेके π/2 है, यानी जब ये 0 है तो π/2 बाद कितना हो रहा है, मैक्सिमम। इसका मतलब जब वोल्टेज 0 है तो करंट तो पीछे ही होगा। करंट कहाँ होगा, कहीं पीछे। और जब ये मैक्सिमम पहुंचेगा तो करंट कहाँ पहुंचेगा, अब करंट 0 पे पहुंचा है। और जब ये वापस 0 हो जाएगा तो करंट मैक्सिमम होगा, ये मैक्सिमम हो गया। और जब ये मैक्सिमम पहुंच जाएगा नीचे की तरफ तब करंट 0 होगा। और जब ये 0 है तो करंट नीचे आएगा। तो कितना पीछे चल रहा है बेटा, ये π/2। ये क्या हो गया I, ये क्या हो गया बेटा Vm, ये क्या हो गया हमारे पास में Im। तो ये क्या हो गया हमारे पास में वेव डायग्राम हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे को, समझ में आ गई बात नहीं आ गई। अच्छा इसके बाद हम पढ़ते हैं बेटा आगे नेक्स्ट पावर। नेक्स्ट क्या पढ़ते हैं, पावर। पावर पढ़ते हैं। P इज इक्वल टू, हमने फॉर्मूला निकाल लिया था वहां तक बेटा, कितना आया कि सर I/RMS² इंटू में R। P इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या आया मेरे पास में, I/RMS² इंटू में R। कहां से आया सर, P इज इक्वल टू VI से हमने डेरिवेशन किया, वहां से वाला फॉर्मूला आया, ठीक है। अब बताओ रेजिस्टेंस जो है बेटा इसका कितना होता है, नेग्लिजिबल होता है, यानी रेजिस्टेंस कितना लेते हैं हम लोग, 0 लेते हैं। ऑफ द इंडक्टर कॉइल रेजिस्टेंस कितना है, 0। तो इसमें पावर कितनी होती है, 0। इसमें पावर कितनी होती है, 0। इसका मतलब इसमें पावर लॉस नहीं है, इसमें पावर कंजम्पशन नहीं है, पावर डिसिप्शन है ही नहीं इसके अंदर। कितना है, 0, क्योंकि रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है। तो पावर डिसिप्शन कितना है इसके अंदर, 0 है। बात अभी समझ में नहीं आ गई, डेरिवेशन वही करना है सेम, अगर आ जाता है तो, बाकी जरूरत नहीं है हमारे को। क्लियर है बेटा ये वाली बात, पावर डिसिप्शन होता है इसके अंदर 0। अच्छा अगर पावर का डायग्राम में बनाऊं तो पावर होती है बेटा I²R। पावर का डायग्राम अगर आप बनाएं तो पावर देखिए हाफ साइकिल में एक पावर पूरी कंप्लीट हो जाएगी, हाफ साइकिल में एक पावर, क्योंकि I²R है ना। इसका मतलब ये देखो, ये एक साइकिल और ये दूसरी साइकिल, ये बन गया किसका डायग्राम, हमारा पावर का डायग्राम। आगे बात समझ में नहीं आ गई। नेक्स्ट सर्किट लेते हैं प्योर कैपेसिटिव सर्किट, ठीक आओ। ठीक है बेटा, अब लेते हैं हम लोग प्योर कैपेसिटिव सर्किट, या फिर ऐसी वोल्टेज अप्लाइड टू अ कैपेसिटर। ऐसी वोल्टेज अप्लाई करेंगे किसमें, कैपेसिटर में। तो देखो सेम कहानी चलेगी। ये ले लेते हैं बेटा हम क्या, कैपेसिटर, ठीक है सर। और इसको किससे कनेक्ट कर देते हैं हम लोग बताओ, एसी सोर्स से, ठीक है। ये कैपेसिटर, एसी सोर्स का वोल्टेज बताओ कितना होगा, कि Vm साइन, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओमेगा t। बोल दो भाई, समझ आ गई बात नहीं आ गई। क्या निकालना है अपने को, करंट निकालना है। अच्छा करंट कैसे निकाले सर, ये तो कैपेसिटर है। अरे कैपेसिटर तो चार्ज के साथ में रिलेशन रखता है। क्या रिलेशन रखता है, C इज इक्वल टू Q अपॉन V, ये रिलेशन रखता है सर। या फिर Q इज इक्वल टू C भी ले सकता हूं मैं, Q इज इक्वल टू C इंटू V। कैपेसिटर है, कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू C इंटू V। C क्या होता है, कैपेसिटेंस होता है। जैसे उसमें क्या था, L क्या था, L इंडक्टेंस था। अच्छा अपने को फाइंड क्या करना है, करंट। तो बेटा मेरे को करंट का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, कि करंट का फॉर्मूला तो सर I इज इक्वल टू dq अपॉन dt होता है। I इज इक्वल टू dq अपॉन dt। चलो ये लिख लो dq अपॉन dt। तो की की वैल्यू, अगर Q की वैल्यू अगर यहाँ पुट कर देते हैं तो क्या करंट आ जाएगा हमारे पास में, बिल्कुल आ जाएगा। तो क्या लिख देता हूँ, C इंटू में V। बताओ क्या करते हैं हम लोग, तो I इज इक्वल टू
I इज इक्वल टू सी तो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा बेटा डी डी टी, वी की जगह में डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूँ, घबराना मत, वी एम साइन ओमेगा टी। इस पहले डेरिवेशन में डिफरेंशिएशन आया, बाकी दोनों में इंटीग्रेशन था, बाकी एक में इंटीग्रेशन था और उसमें नहीं था कुछ भी। तो I इज इक्वल टू सी, वी एम भी बेटा बाहर आ जाएगा, वी एम भी कहा जाएगा बाहर आ जाएगा, ठीक है सर। अंदर क्या रह गया, अंदर रह गया डी डी टी साइन ओमेगा टी, डी डी टी साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन बताओ क्या होता है, डिफरेंशिएशन की बात कर रहा हूँ इस बार ध्यान रख लेना, डिफरेंशिएशन होता है बेटा कोस ओमेगा टी। डिफरेंशिएशन में ओमेगा टी टाइम के साथ में क्या है ओमेगा, तो इंटीग्रेशन में जो भी कुछ होता था उससे क्या करते थे डिवाइड, डिफरेंशिएशन में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, मतलब यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं ओमेगा से, ठीक है सर। तो I इज इक्वल टू मेरे पास फॉर्मूला आ गया वी एम सी ओमेगा कोस ओमेगा टी, ठीक है सर। अब अपने को तो क्या चाहिए, हमें तो इक्वेशन भाई इससे मिलती जुलती चाहिए कि वी एम साइन ओमेगा टी है तो आई एम साइन ओमेगा टी चाहिए, आई एम साइन ओमेगा टी चाहिए, ठीक है। तो कोस ओमेगा टी को बेटा फॉर्मूले में वापस चेंज करके कौन सा बोलो, कोस ओमेगा टी का फॉर्मूला वापस चेंज करो कि सर वी एम सी ओमेगा, कोस ओमेगा टी को क्या लिख सकता हूं मैं कि साइन पाई बाई टू माइनस थीटा या पाई बाई टू प्लस थीटा। देखो पिछली बार एक माइनस का साइन था तो इसलिए मैंने क्या लिया माइनस थीटा, कैपेसिटेंस में माइनस साइन नहीं है तो क्या ले लेते हैं प्लस ले लेते हैं, प्लस का मतलब हो गया पाई बाई टू प्लस थीटा, पाई बाई टू प्लस थीटा, थीटा कितना है ओमेगा टी, तो ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। आगे बात समझ नहीं आ गई, कोस ओमेगा टी बराबर साइन पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी, ये होता है फॉर्मूला। माइनस भी लगा सकते हैं सर, यहाँ माइनस क्यों नहीं लिया बेटा, माइनस इसलिए नहीं लिया क्योंकि माइनस वहां पहले से था इसलिए वहां पर माइनस लेना पड़ा, यहाँ माइनस है नहीं तो नहीं लेंगे। अच्छा सर अब इस पूरी टर्म को आप क्या लिखना चाहोगे बोलो आई एम, लेकिन आई एम इसको नहीं लिख सकते, मुझे बता दो क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि सर आई का फॉर्मूला होता है वी अपॉन आर, वी ऊपर होना चाहिए और कुछ ना कुछ नीचे होना चाहिए जो रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा। तो सर इसमें तो दोनों ऊपर है, तो दोनों ऊपर है तो एक काम कर दे आई वी एम को खाली ऊपर रख ले, सी डब्ल्यू को अगर मैं नीचे लाना चाहूं तो मैं क्या ऐसे ले सकता हूं कि 1 अपॉन सी ओमेगा, सी ओमेगा वापस ऊपर जाएगा तो ये वी एम इंटू सी ओमेगा बन जाएगा ना भाई। देखो सी ओमेगा यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको मैं नीचे लिया है किसकी फॉर्म में 1 अपॉन सी ओमेगा, तो अंदर क्या रहेगा यार, अंदर रहेगा यार साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, ठीक है सर। अब इसको मैं करंट बोल सकता हूँ, इसको मैं मैक्सिमम करंट बोल सकता हूँ कि सर इसको मैक्सिमम करंट कैसे बोल सकते हो, क्योंकि V अपॉन ये किसकी तरह बिहेव करेगा रेजिस्टेंस की तरह। अरे इंडक्टर ने क्या कहा हमारा अलग रेजिस्टेंस है, उसको क्या नाम दिया इंडक्टिव रिएक्टेंस। सेम इसी तरह कैपेसिटेंस का होगा, इसको बोलेंगे हम लोग कैपेसिटिव रिएक्टेंस, क्या बोलेंगे इसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस। लेकिन उससे पहले मैं लिख देता हूँ इस पूरी टर्म को लिख देता हूँ मैं आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, ये आ गई बेटा इक्वेशन कैपेसिटर। V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, अच्छा I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, मतलब करंट इस बार बेटा आगे चल रहा है। इंडक्टर क्या करता है, करंट को पाई बाई टू से पीछे चलवाता है, लेग करवाता है, करंट उसके अंदर लेग करता है, इसके अंदर करंट क्या कर रहा है लीड करता है, लीड कर रहा है, इसको बोलते हैं लीड बाई वोल्टेज। फेज डिफरेंस इसका अलग अलग है, कितना है फेज डिफरेंस वही पाई बाई टू का है, यानी करंट पाई बाई टू आगे चल रहा है किससे बेटा वोल्टेज से, वोल्टेज से करंट कितना आगे चल रहा है पाई बाई टू आगे चल रहा है। और कैपेसिटर का काम क्या होता था आपको याद हो, कैपेसिटर चार्ज को स्टोर करके रखता है, चार्ज स्टोर कर लिया उसने कैपेसिटर ने कर लिया, अब जैसे ही करंट फ्लो होगा तो ये अपने चार्ज को तुरंत दे देगा, तो करंट की वैल्यू क्या हो जाती है उसमें बढ़ जाती है, समझ में आ रही बात मेरी, इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करवा देता है। तो करंट भाई इसमें आगे चलता है, सीधी सी बात है, इसमें करंट क्या चलता है एकदम आगे चलता है। तो I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, ठीक है सर। फेज डिफरेंस कितना आ गया बताओ, इसका फेज डिफरेंस बताओ कितना है, फेज डिफरेंस लिख लेना, फेज डिफरेंस पाई इज इक्वल टू पाई बाई टू, दैट मींस करंट लीड पाई बाई टू बाई द वोल्टेज, लिख लो करंट लीड पाई बाई टू बाई द वोल्टेज, वोल्टेज से पाई बाई टू आगे चलता है। या फिर मैं ऐसे कह सकता हूँ वोल्टेज लेग, लेग का मतलब होता है पीछे चलना, लेग पाई बाई टू बाई द करंट, वोल्टेज पीछे चलता है करंट आगे चलता है। अब क्या पढ़ेंगे बोलो, अब पढ़ेंगे मैक्सिमम करंट, अब क्या पढ़ेंगे मैक्सिमम करंट। अच्छा मैक्सिमम करंट का फॉर्मूला क्या होगा, आई एम इज इक्वल टू वी एम अपॉन में 1 अपॉन ओमेगा सी, इसको क्या बोलते हैं मैक्सिमम करंट। और V के नीचे जो भी कुछ है वो किसकी तरह बिहेव करेगा बोलो रेजिस्टेंस की तरह। अच्छा रेजिस्टेंस किसका है कैपेसिटर का, तो कैपेसिटर वो थोड़ी कर देगा कॉपी कि मैं भी इसका नाम रेजिस्टेंस रखूंगा, कॉपी तो करेगा ये, लेकिन इंडक्टर की इसने देख लिया इंडक्टर ने क्या नाम रखा इंडक्टिव रिएक्टेंस,
तो मैं भी रख देता हूँ कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या रख देता हूँ? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस को रिप्रेजेंट करेंगे बेटा एक्सी से। फॉर्मूला क्या आएगा बोलो? 1/ओमेगा-c। अच्छा सर, इसका मतलब 1/ओमेगा-c एक्सी के बराबर है। बिल्कुल 1/ओमेगा-c किसके बराबर है? एक्सी के बराबर। इसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो सर जो एक्सी है इसकी यूनिट क्या होगी? ओम होगी। एक्सी की यूनिट क्या होगी? ओम। इसका मतलब 1/ओमेगा-c की यूनिट क्या होगी सर? 1/ओमेगा-c की यूनिट क्या होगी? ओम। लेकिन क्वेश्चन बेटा कभी कभी ये पूछ लेता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ ओमेगा-c, खाली ओमेगा-c, यानी इसको उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगी? ओमेगा-c की यूनिट ओम इनवर्स, या फिर इसको बोलते हैं बेटा मोह। क्या बोलते हैं इसको? मोह। ओमेगा सी पूछ लेता है, कंफ्यूज नहीं होना। 1/ओमेगा-c एक्सी ओमेगा ओम, सॉरी ओम, और ओमेगा सी क्या हो जाती है? ओम इनवर्स या फिर मोह। समझ में आ गई बात? नहीं आ गई? अच्छा, अब सर इसमें ये देखो आप कि एक्सी इज इक्वल टू 1/ओमेगा-c है, यानी 1/2 पाई f इंटू सी। बहुत बढ़िया। तो ये तो एसी के लिए है। तो एसी के लिए बेटा फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एसी के लिए क्या है? फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब मैं अगर ग्राफ बनाऊं, अगर मैं ग्राफ बनाता हूं इसका, तो देखो ग्राफ कैसा आएगा बोलो? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पर क्या लूंगा? एक्सी, और यहाँ पर क्या लूंगा मैं? बताओ, फ्रीक्वेंसी। तो इसका ग्राफ कैसा आएगा? कैसा ऐसे आएगा। किसके लिए है? एसी के लिए। अच्छा सर, डीसी के लिए अगर आप बात करना चाहो, किसके लिए बात करना चाहो? होगा डीसी के लिए। तो मुझे बताओ डीसी के लिए क्या होगा? इधर लिख दो बेटा इसको। समझ गए ना नोट कैसे करना है? बस लास्ट चल रहा है, चलो इधर ले देता हूँ। डीसी के लिए बात करते हैं। किसके लिए बात कर रहे हैं? डीसी के लिए। तो डीसी के लिए बताओ फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? कि सर 0 होती है फ्रीक्वेंसी। तो अच्छा, डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 0। तो एक्सी का फॉर्मूला क्या होता है? हो जाएगा बोलो 1/0, मतलब इनफाइनाइट। बहुत बढ़िया। यानी कैपेसिटर को अगर मैं डीसी में लगा दूंगा तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा उसका? इनफाइनाइट। कैपेसिटर को मैं डीसी में लगा दूंगा तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट। रेजिस्टेंस का मतलब इसका नाम है बेटा इंडक्टिव, सॉरी कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इनफाइनाइट हो गया। और रेजिस्टेंस का काम क्या होता है? रोकना। तो ये करंट को रोक देगा। मतलब अगर मैं कैपेसिटर को डीसी में लगा देता हूं तो ये वर्क ही नहीं करेगा, यानी वर्क करेगा यानी करंट ही फ्लो नहीं हो पाएगा। करंट कितना हो जाएगा उसके अंदर? 0। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? करंट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा डीसी में। इसलिए हमने कैपेसिटर को कभी आज से पहले डीसी में यूज ही नहीं लिया। क्यों नहीं लिया बोलो? अगर यूज में ले लेते तो करंट ही फ्लो नहीं होता। क्या काम करता बोलो? एक तो करंट ही फ्लो नहीं करवा रहा, और अगर इंडक्टर की बात करते हैं डीसी में तो इंडक्टर भाई न्यू कह रहा चला जाए सीधा, कोई मतलब ही नहीं है। तो इसलिए आज से पहले हम लोगों ने इंडक्टर और कैपेसिटर को कभी डिस्कस नहीं किया। समझ आ गई बात? नहीं आ गई? तो बेटा ये थे हमारे इंडिविजुअल सर्किट्स। अच्छा, इसका वो वाला ग्राफ और देख लो, कौन सा? वेव डायग्राम। कौन सा डायग्राम देख लेते हैं इसका? वेव डायग्राम। वेव डायग्राम और देख लो बेटा इसका, ये लो वेव डायग्राम। बना दो इधर, कोई दिक्कत नहीं हो तो? ठीक है सर, बना दो। ये किसका बनाएंगे बेटा? वोल्टेज का। ठीक है सर, वोल्टेज का बना दिया आपने। अच्छा, वोल्टेज बना दिया। हाँ, करंट बेटा इसमें आगे चल रहा है, π/2 से आगे चल रहा है। मतलब ये 0, ये π/2। मतलब जब हमारा करंट मैक्सिमम होगा तो वोल्टेज क्या रहा होगा? 0। और जब हमारा करंट 0 आया होगा तब वोल्टेज इस वाले मैक्सिमम पे पहुंचा होगा। और जब हमारा करंट यहाँ पहुंचा मिनिमम पे तो ये 0 हुआ, और ये मैक्सिमम 0। तो ये क्या हो गया बेटा? ये हो गया Vm, और ये हो गया हमारा Im। समझ आ गई बात? नहीं आ गई? और पावर की बात करते हैं तो बेटा पावर इसके अंदर वही होगी क्या? 0। पावर कितनी होगी इसके अंदर? 0। डेरिवेशन वही है बेटा सेम दोनों के अंदर। पावर कितनी हो जाएगी इसके अंदर? 0 I/RMS² इनटू में R। यानी दोनों के अंदर पावर कितनी होती है? 0। मतलब इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों में पावर डिसिप्शन कितना होता है? 0 होता है। दोनों के अंदर पावर डिसिप्शन कितना होता है? 0। और रेजिस्टेंस में पावर डिसिप्शन होता है। रेजिस्टेंस में पावर डिसिप्शन होता है। फॉर्मूला क्या है? I²R, जो आप आज से पहले पढ़ते थे। लेकिन I कौन सा है? RMS² का R है। तो ये थे बेटा हमारे प्योर सर्किट। इसमें हमने कर दिया लगभग आधे से ज्यादा चैप्टर कंप्लीट। अब बचता है हमारे पास इस चैप्टर का लास्ट पोर्शन, जो है RLC सर्किट और ट्रांसफार्मर। तो उसको मैं सेकंड वीडियो में डाल रहा हूं। ये वन शॉट वीडियो है, हालांकि सेकंड वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस प्लस RLC सर्किट प्लस ट्रांसफार्मर। तो सेकंड वीडियो जरूर देखें इसका, यानी 2 वीडियो में ये पूरा क्या हो जाता है? खत्म। कोशिश करी है कि भाई वन शॉट के अंदर भी पूरा फील आ जाए। देखते हैं कितने घंटे की वीडियो बनती है। सुनो आप काम की बात भाई, जो पढ़ा है उसको रिवाइज जरूर कर लें, और हिम्मत नहीं आनी है।
फल की इच्छा नहीं करनी है, अपना काम करना है। रिवाइज ज़रूर करें, मेमोराइज करें, याद करें अच्छे से। चलो खत्म करते हैं वीडियो ये, बाय। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।